Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Yasir Yamin and I welcome you all in this session. अभी रिसेंटली आप लोगों ने नोट किया होगा कि SBR के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आए. हाँ, कुछ टॉपिकल चेंजेस भी हैं जिसके ऊपर हम ऑलरेडी अपने सेशंस के अंदर डिस्कस करते हैं, लेकिन हमें ये बात मालूम है कि प्राइमरीली जो मेजर चेंज आया है वो स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आया है और स्ट्रक्चर रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें बताया गया कि आपके सामने कोई प्री पॉपुलेटेड शीट होगी और उस प्री पॉपुलेटेड शीट के अंदर आपने जाके एडजस्टमेंट्स करनी होंगी. एंड देखें, ह्यूमन इज नॉट वेरी मच प्रोन टू चेंज. ह्यूमंस का एक प्रॉब्लम है कि फेयर ऑफ अननोन आपको खा जाता है. मैं इसकी मिसाल कुछ यूं देता हूं कि फॉर एग्जांपल, जिन लोगों को गाड़ी चलाना आती है ना, यानी जिन लोगों को ड्राइविंग करना आती है, वो लोग बगैर सोचे समझे गाड़ी चला सकते हैं. मैं जब ड्राइव कर रहा होता हूँ तो मेरे दिमाग में सिवाय ड्राइविंग के दुनिया के सारे मामला चल रहे होते हैं. बस ये नहीं आ रहा होता कि मैं गाड़ी कैसे चला रहा हूँ, कैसे फंक्शन कर रहा हूँ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. हाँ, क्योंकि नोन चीज़ है. लेकिन किसी ऐसे इंसान से जाके पूछिए कि जिसको गाड़ी चलानी आती नहीं या बाइक राइड करनी आती नहीं, तो उसके दिमाग में सोचो तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या होता होगा? गाड़ी चलाना. अब अपने लिए बड़ी नॉर्मल सी बात है, आपके मेरे लिए बड़ी नॉर्मल सी बात होगी, लेकिन जिसको नहीं आता या जो पहली बार ट्राई कर रहा होता है, उसको कोई इतना बड़ा मुश्किल काम लग रहा होता है कि दुनिया में बस अगर आपने गाड़ी चला ली तो कितना बड़ा काम कर लिया. ये होता है फेयर ऑफ अननोन. ये इंसान के अंदर इम्बेडेड कैरेक्टरिस्टिक है. क्लियर? अब बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि सर क्वेश्चन नंबर 1 नया इंट्रोड्यूस हुआ है, नए फॉर्मेट के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, देयर इज एन एम्बिग्विटी कि पता नहीं सर उसको सॉल्व कैसे करेंगे. तो आज हम अपना पहला सवाल देखने जा रहे हैं ल्यूप्लॉइड कंपनी के नाम से. ये एक पुराना पास्ट पेपर है, लेकिन इसको रीस्ट्रक्चर किया गया है अकॉर्डिंग टू द न्यू फॉर्मेट, और इस नए फॉर्मेट के अंदर हम जाके देखेंगे कि सवाल कैसा आ सकता है और हमने उसको अटेम्प्ट कैसे करना होगा. ऑलराइट मेरे दोस्तों, ल्यूप्लॉइड कंपनी का सवाल है. हम इसको बिल्कुल वैसे ही अटेम्प्ट करेंगे जैसे हमें कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए है एग्जामिनेशन के अंदर. एग्जामिनर कहते हैं भाई ल्यूप्लॉइड कंपनी, ये एक आपका क्वेश्चन नंबर 1 आया. मैं आपकी जगह एग्जाम के अंदर होता तो पहले तो एक बार पूरे स्ट्रक्चर पे नजर डाल लेता. मैं ये देखता कि अच्छा सही, सबसे पहले बैकग्राउंड कुछ दिया हुआ है, बैकग्राउंड पढ़ना जरूरी है. फिर कुछ एग्जिबिट्स दी हुई हैं. एग्जिबिट 1 के टैब में एग्जिबिट 1 है, एग्जिबिट 2 के टैब में एग्जिबिट 2 है, एग्जिबिट 3 के टैब में एग्जिबिट 3 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. फिर इसी के बाद आपके पास कोई ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनी हुई आ रही है. इससे हमें ये पता लग गया कि यार ये जो सवाल आया है ये प्रॉफिट और लॉस का सवाल आया है. ये एटलीस्ट एट द वेरी लीस्ट हमें पता लग गया. उसके बाद हमने देखा कि भाई 30 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, जिसको 4 हिस्सों के अंदर 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है. 7 + 8 + 4 + 11. ऑलराइट सो, और इसके अंदर सबसे लास्ट वाला हमको नजर आ रहा है, यूजिंग द प्री पॉपुलेटेड शीट्स रिस्पॉन्स. आपके सामने कुछ आपने करेक्टेड स्टेटमेंट बनानी होगी. नाउ I won't recommend anyone to go any further while you are solving this question. Don't take a deep dive just right now. What I would recommend is that at least go through the background first. बैकग्राउंड थोड़ा कंपनी का समझ लें, सोच डेवलप कर लें, और उसके बाद एक एक करके हम रिक्वायरमेंट्स को पढ़ेंगे. एग्जामिनर कहता है भाई ल्यूप्लॉइड कंपनी इज द पेरेंट कंपनी ऑफ अ ग्रुप अंडरगोइंग रैपिड एक्सपेंशन थ्रू एक्विजिशन. सो हमारी प्रिंसिपल कंपनी यानी जो पेरेंट कंपनी है वो ल्यूप्लॉइड कंपनी है, और ये कर रही है रैपिड एक्सपेंशन थ्रू द फॉर्म ऑफ ग्रोथ थ्रू एक्विजिशन. ऑलराइट एग्जामिनर कहते हैं ल्यूप्लॉइड कंपनी हैज एक्वायर्ड 3 सब्सिडरीज इन रीसेंट ईयर्स. एक आपके पास कहते हैं कॉलिसॉन कंपनी है, राइट, एक आपके पास क्रिस्टन कंपनी है, और एक आपके पास हैमंड कंपनी है. सो 3 सब्सिडरीज की इन्होंने हमसे बात की थी, और वो 3 सब्सिडरीज हमको इन्होंने क्या बता दी है भाई? 3 सब्सिडरीज हमको बता दी गई हैं कि ये आपके पास 3 सब्सिडरीज हैं. S1 कह लें आप इसको, S2 कह लें, और S3 कह लें. एग्जामिनर कहता है जी, अच्छा इसको मैं हाईलाइट भी कर लेता हूं. एग्जाम में भी आपको हाईलाइट कर लेना चाहिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को. बस पूरी इन्फॉर्मेशन ही हाईलाइट ना कर लीजिएगा, पता चला पूरा सवाल ही हाईलाइटेड है. तो कहते हैं इट ऑल्सो हैज एन इंटरेस्ट इन अ जॉइंट वेंचर रूपर्ट कंपनी. अरे भाई जॉइंट वेंचर आ गया. अच्छा, जॉइंट वेंचर आपको पता है, जॉइंट वेंचर की वैसे तो देखें IFRS 11 वाली बात भी समझ में आती है, और फिर एक IAS 28 वाली बात भी समझ में आती है. IFRS 11 ने बात की थी जॉइंट अरेंजमेंट्स के ऊपर,
और जॉइंट अरेंजमेंट्स के अंदर हमने देखा था, जॉइंट अरेंजमेंट ऐसा कोई भी अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर दो से ज्यादा पार्टीज जॉइंट कंट्रोल के जरिए ऑपरेट करती हैं, यूनानिमस कंसेंट चाहिए होता है कि ऑपरेटिंग डिसीजंस मेक करने के लिए, राइट। हमने ये भी देखा था कि या तो जॉइंट ऑपरेशंस JO बनता है या तो जॉइंट वेंचर JV बनता है। जहां भी कंपनी का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ होगा वहां पे जॉइंट वेंचर बनता है। अच्छा, जॉइंट वेंचर की बजाते खुद अकाउंटिंग है IAS 28 के अंदर, यानी एसोसिएट्स वाली अकाउंटिंग, यानी इक्विटी मेथड अकाउंटिंग। इक्विटी मेथड अकाउंटिंग के अंदर हम स्टार्ट करते थे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन JV से। इसके अंदर अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ OCI ऐड करते थे, डिविडेंड्स को लेस करते थे, कोई इंपेयरमेंट हो जाए तो उसको लेस करते थे, ट्रांजैक्शंस का इंपैक्ट लेस करते थे, चाहे वो P टू वन पार्टी टू अदर पार्टी हो या अदर पार्टी टू वन पार्टी हो, हाँ, इंट्रा पार्टी ट्रांजैक्शंस हो तो उसका अनरियलाइज प्रॉफिट हम लेस करते थे। और फिर उसके बाद हमारे पास आया करती थी कैरिंग वैल्यू या कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर। हम उसको जाके एज अ सेपरेट लाइन आइटम रिपोर्ट किया करते थे इन आवर बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट के अंदर तो जाता है कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, लेकिन ये खास तौर पे ये प्रॉफिट और लॉस का सवाल है, तो प्रॉफिट और लॉस के अकाउंट में क्या जाएगा? कंसोलिडेटेड प्रॉफिट और लॉस में या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाना चाहिए है सिंगल लाइन आइटम एंट्री, और वो होगी शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम, नॉट एसोसिएट, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम JV। तो ये चीज जानी चाहिए है आपके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर। यानी हो सकता है रूपर्ट कंपनी को डील करते हुए हमें ये सारी चीजों का सामना करना पड़े। सो 3 सब्सिडरीज एंड 1 JV वी हैव। इतना ही स्लो पढ़ना है आपने अपना बैकग्राउंड व्हाइल यू आर इन एन एक्चुअल एग्जाम। डोंट रश फॉर इट। बिलीव यू मी, आप तेज तेज सवाल पढ़ें, आपको 2 बार सवाल पढ़ना पड़ेगा। यू आर सिंसियरली वेस्टिंग योर टाइम। डोंट डू दिस। रीड द बैकग्राउंड वेरी स्लो। कहते हैं द फाइनेंशियल ईयर एंड इज 30 जून 20x8। तो भाई एक और बात हमें पता लग गई, मैंने उसको हाईलाइट कर दिया। एंड द फाइनेंशियल अकाउंटेंट हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट और लॉस इंक्लूडिंग द फुल अनएडजस्टेड रिजल्ट्स ऑफ ल्यूप्लॉइड कंपनी, पेरेंट कंपनी के रिजल्ट्स एडजस्टेड हैं, क्रिस्टन कंपनी यानी सब्सिडरी कंपनी नंबर 2 के रिजल्ट्स एडजस्टेड हैं, एंड हैमंड कंपनी, इसके भी रिजल्ट्स एडजस्टेड हैं। कहते हैं द फॉलोइंग एग्जिबिट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू द क्वेश्चन। Now, number 1 exhibit is related to factory site. It will provide you some detail of a factory site acquired in the acquisition of Collison Company. आप नोट करें, Collison Company was your first subsidiary. आपने जब इसको एक्वायर किया तो उसके साथ शायद कोई फैक्ट्री साइट आई होगी और उससे रिलेटेड ये बात करना चाहते हैं एग्जिबिट नंबर 1 में। फिर उसके बाद है आपके पास क्रिस्टन कंपनी विच इज योर सेकंड कंपनी, आई बिलीव सेकंड सब्सिडरी। इसके बारे में कहते हैं इट डिस्क्राइब्स द इंपेयरमेंट ऑफ क्रिस्टन कंपनी, IAS 36 बीच में आगे लग गया। Hammond Company provides information about the acquisition of Hammond Company. Acquisition related कुछ बात हो रही होगी, हो सकता है स्टेप एक्विजिशन आ गया हो सकता है कोई और फॉर्म ऑफ सिंपल एक्विजिशन आ गया हो, कोई भी बात कंट्रोल कंट्रोल रिलेटेड बात भी हो सकती है। नाउ इन एन एग्जाम आई एम जस्ट गेसिंग व्हाट कैन हैपन, राइट? Rupert Company provides information about an investment in Rupert Company and the sale of goods between Luploid Company and Rupert Company. तो रूपर्ट कंपनी हमारी कोई जॉइंट वेंचर है। इस जॉइंट वेंचर के अंदर हमने इक्विटी मेथड अकाउंटिंग करनी होगी, इसके बारे में बात करनी पड़ेगी, और कोई ट्रांजैक्शन एंड देयर इज अ सेल ऑफ गुड बिटवीन ल्यूप्लॉइड कंपनी एंड रूपर्ट कंपनी, देयर इज एन इंट्रा पार्टी ट्रांजैक्शन, हमें इसको भी डील करना पड़ेगा, यानी इसके अनरियलाइज प्रॉफिट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। एग्जामिनर कहता है ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून x8 आपके पास एग्जिबिट नंबर 5 के अंदर प्रोवाइडेड है। याद रखिएगा, आज के स्ट्रक्चर के अंदर जो भी ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट होगी, चाहे वो P&L हो, बैलेंस शीट हो, कैश फ्लो हो, कुछ भी हो, वो ड्राफ्ट स्टेटमेंट एज इट इज जो क्वेश्चन के एग्जिबिट के अंदर है वो एज इट इज आपकी एक्सेल के अंदर भी प्री टाइप हुई भी होगी। यानी टेक्निकली सोचा जाए तो आपके आपके क्वेश्चन के स्ट्रक्चर के अंदर कोई इतना डिफरेंस नहीं आ रहा,
बस ये है कि जो फाइनेंशियल नंबर्स हैं, जो ड्राफ्ट स्टेटमेंट है, वो ऑलरेडी एक्सेल में दली दलाई दी जाएगी आपको, ताकि आपका टाइम स्टेटमेंट्स ड्रॉ करने के अंदर ना लगे। आप एज अ सीनियर सीएफओ, एज अ सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप एडजस्टमेंट्स के ऊपर फोकस करें, रादर देन कि आप वो सेल्स भी लिखें, कॉस्ट ऑफ सेल भी लिखें, बैलेंस शीट के अंदर पूरा फॉर्मेट भी बनाएं। ये आपका कोई टुच्चा आदमी, यानी आपके अंडर जो बंदा होगा, जो जूनियर अकाउंटेंट होगा, उसने करके दे दिया होगा। अब आप एसबीआर के अंदर बड़े हो चुके हैं, तो आप बड़े काम किया करेंगे, एडजस्टमेंट्स रिलेटेड काम किया करेंगे, छोटे काम नहीं किया करेंगे। दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव। ऑलराइट, नाउ हैविंग read the initial background, now how would I approach this examination question? I would certainly go to the requirements and see what does the requirement say. And I will only look at requirement number 1 for the time being. There is no point in looking at all the requirements. Even if you can solve it, or if you cannot solve it, there is no point in looking at them at this point in time. 100 marks का score करते हुए चल रहे हो तो exhibit number 1 से, requirement number A से ही start करना बनता है. Using exhibit number 1. Okay, so we need to focus on exhibit number 1. Exhibit 2, 3, 4, 5, whatever मैं खोल के भी नहीं देखूंगा अपने एग्जाम के अंदर. टैब्स बने हुए होते हैं ना, मैं चेक भी नहीं करूंगा उनको, भाड़ में जाए. Using exhibit number 1, discuss how the fair value of the factory sites should be determined at 30th June X8. हमें फेयर वैल्यू कैसे डिटरमिन करनी चाहिए है, इसके ऊपर डिस्कशन करना है. अच्छा, डिस्कशन का मतलब क्या होता है? डिस्कस का मतलब ये होता है कि आपने प्रोस कॉन्स, अच्छी बातें बुरी बातें, सारी बातें लेके चलनी है. यानी आपने एक पूरा, यानी आपने कंक्लूजन कुछ नहीं देना. आपने ये नहीं कहना कि ये कर लो. आपने क्या बात करनी है? ऐसा, ऐसे केस में ऐसा होना चाहिए, वैसे केस में वैसा होना चाहिए, ऐसे केस में स्टैंडर्ड ऐसा कहता है, वैसे केस में स्टैंडर्ड ऐसा कहता है. यानी इधर की बात भी और उधर की बात भी दोनों करनी होती है. कुछ लोग मुझे ऐसे कहते हैं कि सर इसका मतलब डिस्कस वाले केस के अंदर थोड़ा बहुत लंबा करना होता है. हाँ, ऐसा ही है. And why the depreciated replacement cost of 17.4 million is unlikely to be a reasonable estimate of fair value. कोई 17.4 million की depreciated replacement cost है, इसके ऊपर बात करनी है कि क्यों ये एक अनरीजनेबल एस्टिमेट होगा फॉर द पर्पस ऑफ फेयर वैल्यू डिटर्मिनेशन, क्यों नहीं होगा, इसी के ऊपर बात करनी है. और इस टोटल रिक्वायरमेंट के मार्क्स देखें तो इट इज वर्थ 7 मार्क्स. इट इज वर्थ 7 मार्क्स. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स फोकस ऑन इट. एग्जिबिट नंबर 1 खोलूंगा अब मैं एग्जाम के अंदर जाके. 2, 3, 4 बाहर मिले. Exhibit number 1, which is relating to factory side. Now it says that Luploid company acquired 90% of the equity shares of Collison company on 30th June X8. Now point to be noted, my lord. मेरे दोस्तों, हमने 90% किसी और कंपनी के शेयर्स एक्वायर किए हैं, और वो एक्वायर किए हैं हमने 30th जून X8 को. अगर आपने ऊपर वाला बैकग्राउंड सही से पढ़ा था तो आपको याद रहना चाहिए था कि आपका फाइनेंशियल ईयर एंड भी 30th जून X8 है. यानी हमने सामने वाली कंपनी के अंदर जो कंट्रोल एक्वायर किया है वो बिल्कुल साल के आखिरी दिन जाके कंट्रोल एक्वायर किया है. यानी बैलेंस शीट्स फुल कंसोलिडेट होंगी, लेकिन पीएनएल फॉर द ईयर कुछ भी कंसोलिडेट नहीं होगा, क्योंकि आखिरी दिन जाके कंट्रोल एक्वायर किया है. याद रखना इस बात को. एग्जामिनर कहता है, भाई, Collison company had purchased a factory site several years prior to the date of acquisition. Luploid company, जो कि पेरेंट कंपनी है, इसने जब Collison को खरीदा था, Collison ने उससे काफी साल पहले एक फैक्ट्री की साइट एक्वायर की हुई थी. कहते हैं, लैंड एंड प्रॉपर्टी प्राइसेस इन द एरिया हैड इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली इन द ईयर्स immediately prior to 30th July X8. यानी पिछले सालों तक हमने देखा है कि बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी की प्राइसेस के अंदर एप्रिसिएशन आई है. आसपास की जो साइट्स हैं, आसपास का जो एरिया है, उसकी प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ती चली गई हैं. कहते हैं, नियर बाय साइट्स हैड बीन एक्वायर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू रेजिडेंशियल यूज. ये जो आसपास की साइट्स हैं, जितना वैक्यूम क्रिएट हुआ था हमारी फैक्ट्री साइट के आसपास की, कॉलिसॉन की जहां फैक्ट्री की साइट है उसके आसपास का जो एरिया था, उसकी प्रॉपर्टी की प्राइसेस ऐसे बढ़ी हैं कि सब लोगों ने उस जगह को एक्वायर किया और उसको कन्वर्ट किया रेजिडेंशियल यूज के अंदर. और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जल्दी भर जाती है एज कंपेयर टू फैक्ट्री प्रॉपर्टी के, क्योंकि फैक्ट्री के केस के अंदर आपको सिर्फ
लैंड नहीं लेना होता ना, उसके ऊपर मशीन डालना, फैक्ट्री बिल्डिंग बनाना, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होती है, उससे काफी तेज पेस के ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज बन जाती हैं, एंड दैट हैज बीन द केस इन दिस in this area as well. It is felt that should the Colison company site also be converted into residential use, the factory site would have a market value of 24 million at 30th June exit. कह रहे हैं वैसे तो है हमारी फैक्ट्री साइट, लेकिन अगर इसको भी एज अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाए, अगर किया जाए तो इसकी मार्केट वैल्यू होगी 24 मिलियन। $1 million of costs are estimated to be required to demolish the factory and to obtain the permission of the conversion. इस फैक्ट्री साइट को रेजिडेंशियल यूज में कन्वर्ट करने के लिए आपको परमिशंस लेनी पड़ेंगी, प्लानिंग परमिशन लेनी पड़ेगी, और बाकी डिमोलेशन और ये सब चीजों के अंदर आपको $1 million खर्च करना पड़ेगा। ओके, Now, Colison company was not intending to convert the site at the acquisition date and had not sought planning permission at that date. किसी को समझ में आ रहा है कि यार हम लोग ये जो सिनेरियो पढ़ रहे हैं, इस सिनेरियो के अंदर कौन सा स्टैंडर्ड और कैसे अप्लाई हो रहा है? ये पक्का IFRS 13 है, बल्कि रिक्वायरमेंट से नजर आ रहा था कि IFRS 13 है। देखें IFRS 13 के अंदर हमसे पूछा गया था ना, आप रिक्वायरमेंट पे आके देखें, डिस्कस हाउ द फेयर वैल्यू ऑफ द फैक्ट्री साइट शुड बी डिटरमिन्ड एट 30th June exit. हाउ द फेयर वैल्यू शुड बी डिटरमिन्ड इज रिलेटेड टू फेयर वैल्यू मेजरमेंट IFRS 13. नाउ आपको याद होना चाहिए अपनी स्टडीज से, IFRS 13 की स्टडीज से, कि IFRS 13 कहता था कि जब भी कभी किसी कंपनी के पास पहली बात तो आप जरा IFRS 13 का पर्सपेक्टिव समझें। वो कहता था फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट और ट्रांसफर अ लाइबिलिटी, जिसको हम एग्जिट प्राइस कहा करते थे, इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शंस बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट द डेट ऑफ मेजरमेंट। याद आ रही है सब लोगों को ये बात? हमेशा याद रखना IFRS 13 की फिलॉसफी ये थी कि जब भी फेयर वैल्यू डिटरमिन करने जाएं तो आपको एंटिटी स्पेसिफिक फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं करनी चाहिए, बल्कि मार्केट स्पेसिफिक फेयर वैल्यू डिटरमिन करनी चाहिए। और इस केस के अंदर देखो फेयर वैल्यू डिटरमिन करनी भी चाहिए। अभी हमने कॉलिसॉन कंपनी को एक्वायर किया है और हम सब ये बात जानते हैं कि एज पर IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन हमेशा एक्विजिशंस को डील किया जाता है एक्विजिशन मेथड अकाउंटिंग के थ्रू, और उस मेथड के मुताबिक आप जब भी किसी सामने वाली कंपनी को एक्वायर करते हैं तो एक्वायर करते हैं बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू, यानी उसकी कंसोलिडेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है फेयर वैल्यू बेसिस के ऊपर। अब इसी चीज के तहत आपको सामने वाली की फैक्ट्री साइट को भी फेयर वैल्यू के ऊपर लेकर आना होगा, है ना। IFRS 13 ने आप याद करें ये भी कहा था कि जब भी हम कभी किसी नॉन मॉनेटरी एसेट की बात करते हैं ना, तो नॉन मॉनेटरी एसेट के केस के अंदर आपको हमेशा फेयर वैल्यू मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से डिटरमिन करने के लिए हमेशा उसका हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज कंसिडर करना चाहिए। और जब आप हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज कंसिडर करने जाते हैं तो हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज में नॉट बी द एंटिटीज करंट यूज। हो सकता है कि एंटिटी आज एक फैक्ट्री साइट ऑपरेट कर रही हो, लेकिन क्योंकि हम एंटिटी स्पेसिफिक फेयर वैल्यू नहीं निकालना चाहते, बल्कि हम किसी भी नॉर्मल मार्केट पार्टिसिपेंट के जहन से सोचना चाहते हैं, तो नॉर्मल मार्केट पार्टिसिपेंट अपना फायदा देखेगा। हो सकता है हम इमोशनली अटैच्ड है कि यार ये हमारी फैक्ट्री साइट है, लेकिन कोई भी नॉर्मल मार्केट पार्टिसिपेंट होगा वो किसी भी ऑर्डरली ट्रांजैक्शन के अंदर फायदे को देखेगा। अगर वो फायदे को देखेगा तो वो हमेशा हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज को प्रेफर किया करेगा, और क्योंकि कोई भी नॉर्मल मार्केट पार्टिसिपेंट हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज को कंसिडर किया करेगा, तो हम भी मार्केट स्पेसिफिक फेयर वैल्यू निकालते हुए हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज को ही कंसिडर करेंगे। और बेशक वो हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज हमारा ऑल्टरनेटिव यूज ही क्यों ना हो, बस हाँ ऑल्टरनेटिव यूज को कंसिडर करते हुए IFRS 13 ने हमें ये बात समझाई थी कि हम सिर्फ और सिर्फ तब ऑल्टरनेटिव यूज को कंसिडर किया करेंगे जब वो ऑल्टरनेटिव यूज, याद करें, लीगली परमिसिबल हो। अच्छा, लीगली परमिटेड नहीं, लीगली परमिसिबल हो। क्या इस केस के अंदर अगर देखा जाए तो क्या हमने कोई लीगल परमिशन ऑब्टेन करने के लिए अप्लाई किया? नहीं किया। लीगल परमिट तो हमारे पास है ही नहीं ऑल्टरनेटिव यूज को सेलेक्ट करने का। हम तो फैक्ट्री साइट चलाना चाहते हैं। देखो सच बात क्या है, हमारी तो नीयत भी फैक्ट्री साइट ही चलाने की है,
लेकिन क्या हमने रेजिडेंशियल यूज का सोचने की खातिर ही सही कोई प्लानिंग परमिशन अप्लाई की? नहीं, क्योंकि हमारी नियति कोई नहीं है। तो लीगली परमिट होना तो रिक्वायरमेंट भी नहीं है, लीगली परमिसिबल होना रिक्वायरमेंट है। अब इस केस के अंदर क्या आपको समझ में आता है कि क्या अगर कोई नॉर्मल मार्केट पार्टिसिपेंट इस फैक्ट्री साइट को रेजिडेंशियल यूज के अंदर कन्वर्ट करता तो क्या वो लीगली परमिसिबल होता? मेरे नजदीक होता, क्योंकि देखो आसपास के बहुत सारी प्रॉपर्टी की प्राइसेस की वैल्यू बढ़ी है इस वजह से क्योंकि उन लोगों ने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए उस जगह को यूज किया। तो इसका मतलब प्लानिंग परमिशंस मिलती होंगी तभी उन्होंने यूज किया होगा, तो परमिसिबल तो है। क्या फाइनेंशियली फीजिबल है? नजर भी आ रहा है भाई, $24 मिलियन की वर्थ होगी, $1 मिलियन की कॉस्ट होगी। तो जनरली, और अभी हम देखेंगे डेप्रिशिएटेड कॉस्ट 17.4 है, फाइनेंशियली फीजिबल भी नजर आता है, सेकंड पॉइंट होता है। और तीसरी बात होती है प्रैक्टिकली पॉसिबल। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल नजर आता है? बिल्कुल नजर आता है। डिमोलिश करेंगे और फैक्ट्री साइड रेजिडेंशियल यूज के अंदर लेकर आ जाएंगे, बिल्कुल पॉसिबल है, नजर आ रहा है ये बात। तो आपने ऑल्टरनेटिव यूज की तरफ जाके, अगर क्राइटेरिया मीट होता है तो ऑल्टरनेटिव यूज की तरफ जाके हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज को सिलेक्ट करना होता है। ये IFRS 13 ने हमको बताया था ऑलरेडी। अच्छा, एग्जामिनर ने सॉरी ये भी लिख के दिया है द डेप्रिशिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिशिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट? ये क्या मतलब होता है? सच बात बताऊं, डेप्रिशिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट का लिटरल मीनिंग, लुग़वी मायने क्या है? ये मैंने बहुत बार प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये चीज इस्तेमाल की हुई है, इसलिए बता रहा हूं। डेप्रिशिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक आइटम है, मेरे पास एक आइटम है, मैं ऐसा ही आइटम अगर इसको रिप्लेस करने की खातिर आज मार्केट से लेने जाऊं तो मुझे वो आइटम कितने का पड़ेगा, इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं। यानी आसान अल्फाज के अंदर रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज ऑफन द मार्केट वैल्यू ऑफ एन आइटम। ऑलराइट, अब वो कहते हैं डेप्रिशिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। डेप्रिशिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे मेरे हाथ में ये कैलकुलेटर है और मुझे इस कैलकुलेटर की मार्केट वैल्यू निकालनी है। तो एक तरीका तो मार्केट वैल्यू निकालने का ये है कि मैं इसकी कोई एक्टिव कोटेड प्राइस देखूं। याद है IFRS 13 के अंदर देयर वर लेवल्स टू डिटरमिन फेयर वैल्यू। सबसे पहला लेवल प्रिफर्ड मेथड क्या था? एक्टिव कोटेड प्राइसेस। दूसरा क्या था? एडजस्टेड कोटेड प्राइसेस। हाँ, कि आपने कोई कोटेड प्राइस लिया और उसको अपने हालात और वाकयात के मुताबिक एडजस्ट कर लिया। और तीसरा होता था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज। वो ये तीसरा वाला मेथड है कि अगर मुझे इस कैलकुलेटर की मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू पता करनी है तो मैंने ये सोचा कि यार ऐसा ही कैलकुलेटर अगर मार्केट के अंदर होता तो कितने का होता। मार्केट के अंदर तो नया कैलकुलेटर होता, अब उस नई कैलकुलेटर को मैं डेप्रिशिएट कर लूंगा ताकि अपने कैलकुलेटर के हालात और वाकयात के मुताबिक उसको वैल्यू कर दूं, अपने कैलकुलेटर के हालात और वाकयात के मुताबिक उसको वैल्यू कर दूं। ये लेवल 2 है, सॉरी, तो लेवल 2 के मुताबिक उसको वैल्यूएशन कर दूं। ये होती है एडजस्टेड कोटेड प्राइस, एडजस्टेड कोटेड प्राइस। और इसका मैकेनिज्म यहां पे क्या बताया? डेप्रिशिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब मार्केट वैल्यू। आपने मार्केट वैल्यू उठाई और उसको मिसाल के तौर पे 70%, 60%, 50% डेप्रिशिएट कर दिया, ये सोचते हुए कि यार मार्केट वैल्यू जो है वो तो नए आइटम की है, पुराना आइटम तो कम वैल्यू का होता होगा, आपने उसको डेप्रिशिएट कर दिया, 5-60% से कम कर दिया। दिस इज डेप्रिशिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कहते हैं द डेप्रिशिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द फैक्ट्री एट 30th June X8 हैज बीन करेक्टली कैलकुलेटेड एज 17.4 मिलियन। लेवल 2 से जाके हमने कैलकुलेट किया तो वैल्यू कितनी नजर आती है? फैक्ट्री की वैल्यू कितनी नजर आती है? 17.4। अब अगर मैं इस प्रॉपर्टी को फैक्ट्री की तरह यूज करूं तो इसकी 17.4 वैल्यू है, लेकिन अगर मैं ऑल्टरनेटिव यूज के ऊपर जाऊं तो 24 मिलियन वैल्यू माइनस 1 मिलियन की कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, तो इसका मतलब 23 मिलियन। तो 23 मिलियन वर्सेस 17.4 मिलियन, डेफिनेटली हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज तो यही है कि हम लोग इसको यूज करें एज अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, और इसकी फेयर वैल्यू भी इस फैक्ट्री साइट की 23 मिलियन ही होनी चाहिए है, 23 मिलियन होनी चाहिए। हाँ, ये मुझसे कोई जरूर डिबेट कर सकता है, बल्कि रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ भी था, discuss why the depreciated replacement cost of 17.4 million may be unlikely to be a reasonable estimate of fair value। आपको ऐसा क्यों लगेगा कि यार फैक्ट्री की जो वैल्यू, देखो रेजिडेंशियल की वैल्यू कैसे निकाली? 24 - 1 23। फैक्ट्री की जो वैल्यू निकाली है, आपको क्यों ऐसा लगेगा कि ये 17.4 मिलियन शायद एक बेहतर वैल्यूएशन नहीं है? क्यों ऐसा लगेगा? वो इसलिए लगेगा क्योंकि इस पे लेवल 2 फॉलो हुआ।
यार 3 मेथड्स है ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 2 वैल्यूएशन मेथड अंडर IFRS 13 आप सिर्फ तब फॉलो करते जब लेवल 1 पॉसिबल ना होता। लेवल 1 का मतलब क्या होता है? कोटेड प्राइस। अच्छा, एडजस्टेड कोटेड प्राइस तो आप तब इस्तेमाल करें ना जब आपकी फैक्ट्री साइट कोई ऐसा एसेट होता जिसकी कोटेड मार्केट प्राइस अवेलेबल ही नहीं होती। मिसाल के तौर पे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होते तो आपकी, क्योंकि आपके शेयर्स ट्रेड नहीं होते और आपकी जैसी कंपनी मार्केट में और नहीं होती, आप अनोखी कंपनी होते हो अपने आप में, तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स नहीं होते मार्केट के अंदर फ्लोट हुए हुए, इसलिए उसकी वैल्यूएशन मुश्किल है। कोई इनटेंजिबल एसेट है, अब इनटेंजिबल एसेट लिटरली एंटिटी स्पेसिफिक होता है, हर कंपनी का इंटेंजिबल एसेट अपना अपना होता है। तो अगर कोई इंटरनली जनरेटेड खास तौर पे इंटेंजिबल एसेट है जो कि कैपिटलाइज हुआ हुआ है, उसकी फेयर वैल्यू पता लगाना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत एंटिटी स्पेसिफिक होगा। लेकिन यार अगर आप फैक्ट्री साइट की बात करते हैं तो फैक्ट्री साइट इज अ प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी की कोटेड प्राइसेस तो हमेशा अवेलेबल होती है। यार आपने कोई चांद पे जगह थोड़ी ली है, मेरे ख्याल से तो आपने स्पेस के अंदर जगह ली होगी, उसकी भी फेयर वैल्यू अवेलेबल होगी। जगह की तो हमेशा फेयर वैल्यू अवेलेबल होती है। तो हमने एग्जामिनर को ये बताना होगा इस वाले पार्ट के अंदर कि भाई हम डिस्कस ये करना चाह रहे हैं कि लेवल 2 फॉलो ही क्यों हुआ। अगर इंटेंजिबल एसेट होता या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती तो लेवल 2 की वैल्यूएशन समझ में आती। आपको तो फॉलो करना चाहिए था लेवल 1 जो कोटेड प्राइसेस लेते फैक्ट्री साइट के लिए, वो सबसे बेहतर वैल्यूएशन मेथड होता, उसको बेहतर यूज करना चाहिए था। तो अब 2 तरीके से बातें करनी है हमने। पहले हमने समझाना है कि भाई IFRS 3 के तहत फेयर वैल्यू कैलकुलेट होनी चाहिए क्योंकि एक्विजिशन हुई है। फिर हम ये समझाएंगे कि फेयर वैल्यू होती क्या है। फिर हम ये समझाएंगे कि फेयर वैल्यू नॉन मॉनेटरी एसेट्स के लिए कैलकुलेट होनी चाहिए हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज के ऊपर। हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज ऑल्टरनेटिव यूज भी हो सकता है, और वो ऑल्टरनेटिव यूज तभी कंसिडर किया जाता है जब 3 चीजें अप्लाई हो रही हो। इस केस के अंदर क्या हुआ है और क्यों ये लेवल 2 वैल्यूएशन मेथड एक बेहतर मेथड नहीं होगा। क्लियर? हमें ये सब समझाना है। और आप रिक्वायरमेंट आगे देखें तो रिक्वायरमेंट है 7 मार्क्स की। अगर आप IFRS 13 यकीन जानो पढ़ के गए हुए होते ना, मेरा लेक्चर आपने सुना हुआ होता ना, तो मैं मान ही नहीं सकता कि आपने मेरा IFRS 13 का लेक्चर सुना हो और ये रिक्वायरमेंट आपसे ना हो रही हो। मुझे यकीन ही नहीं होगा। यानी या तो तैयारी अच्छी नहीं होगी या ये सवाल बड़ा आसान है। बल्कि हम लिख के प्रैक्टिस करते हैं, चलो इसकी आंसर बनाते हैं। मैं लिख रहा हूं, मैंने यहाँ पे वर्ड फाइल खोला हुआ है। हम बनाते हैं आंसर टू पार्ट ए। किस तरह मैं आपकी जगह होता तो कैसे स्टार्ट करता। देखिए मैं बिल्कुल स्टूडेंट बन गया, आपकी जगह पे आके बैठ गया, तो भाई बात तो हमेशा शुरू से स्टार्ट होती है, कहानी हमेशा शुरू से शुरू होती है। तो सबसे पहले 2 सुनहरे अल्फाज अकॉर्डिंग टू, वहीं से स्टार्ट करें। तो भाई कहते हैं अकॉर्डिंग टू IFRS 3। अच्छा देखो, ये बात का ख्याल रखना कि मैं पढ़ा भी रहा हूं और लिख भी रहा हूं, तो मेरी स्पीड का यानी जो मेरे लेक्चर का स्ट्रेंथ बनेगा, जो लेक्चर का टेन्योर बनेगा, वो थोड़ा ज्यादा बनेगा एज कंपेयर टू अगर आप खुद से ये सारा काम कर रहे होते। बी वेयर अबाउट इट, राइट? सो अकॉर्डिंग टू IFRS 3, एक्विजिशन मेथड accounting is applicable on business combinations, thereby, that is, ऐसे लिख देता हूं, that is it is accounted for on the acquisition date on fair value basis. Accordingly, Leupold, being the acquirer, will need to determine fair value of net assets of its subsidiary company. सही है? क्लियर हो गई बात? तो ल्यूप्लॉइड कंपनी को IFRS 3 के तहत भी फेयर वैल्यू जाके डिटरमिन करनी पड़ेगी। अभी मैं स्टैंडर्ड के ऊपर ही रहना चाहता हूं। फेयर वैल्यू शैल बी डिटरमिन्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS 13। अच्छा, फायदा मेरा क्या हो रहा है कि अभी क्योंकि मैं नॉर्मल वर्ड पे लिख रहा हूँ ना, मैं प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं लिख रहा, तो मेरे पास सजेशंस बहुत आ रही हैं, राइट? सजेशंस आने की वजह से मेरी बहुत टाइपिंग स्पीड तेज हो रही है। वैसे मैं रिलेटिवली भी तेज ही लिखता हूँ। फेयर वैल्यू शैल बी डिटरमिन्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS 13
According to IFRS 13, fair value is the price. अब देखो ये डिस्कस की रिक्वायरमेंट है तो थोड़ी तमहीद बांधनी पड़ेगी आपको. Fair value is the price that would be received to sell an asset or transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. Clear हो गई बात ये? This means that IFRS 13 requires to measure the fair value on market basis, on market specific assumptions and not entity specific, right? अच्छा, एक और बात लिखूं. मुझे वो वाली बात कनेक्ट करनी है कि यार वो जो IFRS 13 की रिक्वायरमेंट फॉर नॉन मॉनेटरी आइटम्स क्या है. Also, according to IFRS 13, fair value of non-monetary assets shall be measured considering their highest and best use, which may not be the entity's current use of asset. This is important to make sure that a market perspective has been considered while calculating fair value. However, where alternative use is being considered, then following criteria needs to be met. Now, what were the criteria? Does anyone remember के criteria थे क्या क्या? Alternative use, डायरेक्ट लिख देता हूँ भाई, legally permissible, financially feasible and practically possible, right? In this case, now I need to come up to this case. In this case, let's just discuss further. In this case, Collison is intending to use the site for its factory purpose and has not even applied for a planning permission. However, it seems that since the क्या कहते हैं आसपास वाले एरिया को हैं भाई. However, it seems that since the related area has already been converted and its prices appreciated considering residential use, the alternative use must be legally permissible and practically possible. Moreover, comparing it on financial grounds
it also seems to be more feasible because the fair value of residential use is dollar 23 million, if I'm not wrong. So that was 24 million minus 1 million of costs are estimated to be required to demolish the factory and obtain permission. Yeah. The fair value of residential use is 23 million, being calculated as 24 minus $1 million on costs. Comparing a thing of more feasible because the fair value is whereas the fair value of factory site is 17.4 million. Yeah. Hence, for the purpose of fair valuation at the date of acquisition, fair 23 million should be taken into account. All right, make sense? तो हम लोगों ने पूरा का पूरा क्या किया कि हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया IFRS 3 से, फिर थोड़ी सी बात की IFRS 13 के ऊपर, IFRS 13 की रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, फिर हमने इन द केस ऑफ कॉलिसॉन के अंदर बात की, हमने बोला कि भाई वैसे तो देखा जाए तो ना इन्होंने कोई परमिशन अप्लाई की है, ना इनकी कोई इंटेंशन है इस फैक्ट्री साइट को रेजिडेंशियल यूज के अंदर कन्वर्ट करना, लेकिन फिर भी हमको ये समझ में आता है कि भाई क्योंकि लीगली परमिसिबल और प्रैक्टिकली पॉसिबल नजर आता है तो इसकी बेस के ऊपर ये बात, और दूसरा फाइनेंशियली फीजिबल भी नजर आता है बिकॉज उसकी वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फैक्ट्री साइट। तो इस केस के अंदर फेयर वैल्यूएशन के लिए हमें हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज ही कंसिडर करना पड़ेगा जो कि 23 मिलियन होगा, ऑल्टरनेटिव यूज को कंसिडर करना पड़ेगा। हेंस 23 मिलियन शुड बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर बेस्ड ऑन highest and best use. Any adjustments arising from upward fair value shall be treated in goodwill. बस मैंने इतनी और बात कर दी क्योंकि जो भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आएगी वो एट द डेट ऑफ एक्विजिशन गुडविल के ऊपर जाएगी। सही, at the date of acquisition shall be treated in goodwill. Done. अच्छा, हमने एक और बात करनी थी, अगर आप याद करें, हमें बात ये भी करनी थी कि why the 17.4 million amount is not a true fair value, may not be a reasonable estimate of fair value. Furthermore, according to IFRS 13, fair value can be measured based on a hierarchical approach defined as level 1, level 2 and level 3 measurement. Level 1, these are also outlined as under. Using active quoted prices to determine fair value. What is the second level, my friends? Now, second level is that you use adjusted quoted prices to determine fair value. Level 3 is using present value of cash flows, present value of future cash flows. Generally, in this case,
the fair value of factory site has been determined using level 2 approach as depreciated replacement cost method has been used. It is important, सुनिएगा, it is important to note that level 2 is mostly used for items for which active quoted prices are not available. For example, shares of a private limited company and or an internally generated intangible asset, etc. However, an asset like a factory site must have had an active quoted price. Therefore, the most preferred method should have been to use level 1 approach and determine fair value of the factory site based on quoted prices. Since the अच्छा मैं एक और बात लिख रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से. Since the approach already used is not a reliable figure, given level 1 could have been applied as per IFRS 13. Therefore, the above comparison made to determine highest and best use may not be alike with like assessment. अभी देखो डिस्कस की रिक्वायरमेंट है ना, तो डिस्कस की रिक्वायरमेंट में दोनों साइड बातें करना जरूरी है. मैंने इनको ये लिख के बताया कि भाई देखिए, पहली बात तो ये कि जब हमने बात ये रेस कर दी ना कि 17.4 मिलियन की जो डिप्रिशिएटेड हिस्टोरिकल कॉस्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट निकाली है, ये इतना ज़्यादा कोई रिलायबल मेथड नहीं है, गिवन के लेवल 1 ऑलरेडी अप्लाई किया जा सकता था. तो जब ये एक रिलायबल मेथड नहीं है, तो जो ऊपर हमने कंपैरिजन किया था ना कि यार 23 मिलियन और 17.4 मिलियन में से जो हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज वाली चीज है, जो हाईएस्ट वैल्यू वाली चीज है, उसको फेयर वैल्यू बना के चला करेंगे. हो सकता है ये 17.4 27.4 हो अगर लेवल 1 अप्रोच फॉलो की जाए. इन दैट केस पूरी कहानी पलट जाएगी, क्योंकि ये फाइनेंशियली फीजिबल ही नहीं रहेगा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर कन्वर्ट करना. अगर ये 17.4 की वैल्यू 27.4 आ जाए तो आपकी कंक्लूजन ये बनती कि यार ऑल्टरनेटिव यूज की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमारे करंट यूज ही मार्केट स्पेसिफिक यूज है, हमारा करंट यूज ही मार्केट के अंदर एक बेहतरीन यूज होगा, एंड देयरफॉर हम 27.4 को फॉर एग्जांपल फेयर वैल्यू करार देते. राइट, अभी हम नहीं कर पाए तो हमने अपनी डिस्कशन के अंदर ये वाली बात लिख दी. क्लियर, सही. तो अब हम लोगों ने, अब जैसे ही हम लोगों ने कर लिया ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का 1 का पार्ट ए, तो अब हमें बढ़ना है पार्ट नंबर बी की तरफ. ऑलराइट माय स्टूडेंट्स, अब अगर मैं पार्ट बी की तरफ चले जाऊं तो पार्ट बी की तरफ जाके देखें तो पार्ट बी क्या कहता है हमसे. पार्ट बी के अंदर एग्जामिनर कह रहा है यूजिंग एग्जिबिट नंबर 2 discuss the calculation and allocation of Kristen Company's impairment loss at 30th June exit.
कह रहे हैं एग्जिबिट 2 को इस्तेमाल करिए और कैलकुलेशन करिए और एलोकेशन करिए क्रिस्टन कंपनी के इम्पेयरमेंट लॉस की. Your answer should include a calculation and explanation of how the impairment would impact the consolidated financial statements of Leupold company. आपको कह रहे हैं 8 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, जरा इसको सॉल्व करके दिखा दें. एवरीथिंग रिलेटेड टू इम्पेयरमेंट दी हुई है भाई. जरा आ जाते हैं IAS 36 को रिवाइज करते हुए, IAS 36 का सोचते हुए अपने दिमाग में, और ये पार्ट नंबर B अटेम्प्ट करते हैं. कहते हैं भाई Leupold company acquired 80% of the equity shares of Kristen company on 1st July X4. अच्छा, आप याद रखिएगा हमारा ईयर एंड था 30 जून X8 और हमने इस कंपनी को एक्वायर किया है 1 जुलाई X4 को, यानी काफी साल पहले से एक्वायर किया हुआ है. ये कोई नई कंपनी नहीं है, बहुत साल पहले से एक्वायर किया हुआ. Leupold company acquired 80% of the shares of Kristen company on 1st July X4 फॉर कैश ऑफ $90 मिलियन. $90 मिलियन का इस कंपनी को हमने परचेज किया था. द कैरिंग अमाउंट ऑफ क्रिस्टन कंपनीज नेट एसेट्स एट एक्विजिशन वॉज $88 मिलियन. जिस दिन हमने सामने वाली कंपनी के जाके 80% शेयर्स एक्वायर किए थे, उस दिन उनके नेट एसेट्स की वैल्यू क्या थी? $88 मिलियन की. कहते हैं द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वॉज मेजर्ड यूजिंग द प्रोपोर्शनेट मेथड. प्रोपोर्शनेट मेथड के थ्रू NCI को मेजर किया गया. अच्छा, आप देखो समझदार लोगों, एक बात कह रहा हूं, ख्याल रखना इस बात का. प्रोपोर्शनेट मेथड में NCI की इनिशियल वैल्यू एज अ प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट्स निकाली तो जाती है, यानी टेक्निकली दिखने में ये फुल गुडविल मेथड बन जाता है, लेकिन मेरे दोस्तों रहता ये प्रोपोर्शनेट गुडविल मेथड ही है, रहता ये प्रोपोर्शनेट गुडविल मेथड ही है. ख्याल रखना इस बात का, भूलना नहीं है इस बात को. क्लियर है ना? तो अच्छा, अगर मैं आपके साथ चल के जरा गुडविल हाथों हाथ निकाल लूं, मैं गुडविल हाथों हाथ निकाल ही लेता हूं ना आपके साथ चल के. जरा सुने, ये हमारी रिस्पॉन्स शीट आ गई. हम पार्ट B के ऊपर बात कर रहे हैं, क्रिस्टन, राइट. इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं गुडविल ऑन एक्विजिशन की, राइट. बड़ी बेसिक तरीके से इसको कर लेते हैं. सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं कंसिडरेशन, राइट. कंसिडरेशन की अगर हम बात करें तो कंसिडरेशन वॉज फॉर कैश $90 मिलियन. तो 90 मिलियन की कंसिडरेशन थी. फिर वो कह रहे थे कि भाई इससे पहले कि नेट एसेट्स डायरेक्ट लेस करें, NCI को मेजर करना है यूजिंग प्रोपोर्शनेट मेथड. प्रोपोर्शनेट नेट एसेट मेथड के अंदर अगर आप सोचिए तो नेट एसेट्स ऑफ S कंपनी एट एक्विजिशन, हमें लिख के दिए हुए नेट एसेट्स ऑफ S कंपनी एट एक्विजिशन 88 मिलियन के, राइट. मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं ताकि जो है टाइम वेस्ट ना हो. हमें यहां निकालनी है फेयर वैल्यू ऑफ NCI एट एक्विजिशन विच इज सपोज टू बी बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट्स. वी हैव 88 मिलियन ऑफ नेट एसेट्स और हमने एक्वायर किया था सामने वाली कंपनी को 80%. तो इसका मतलब NCI कितना परसेंट होता होगा? 20%. हम यहां पे ले लेते हैं NCI का 20%. तो अगर मैं आप लोगों के साथ मिलके करूं 88 into 20, now that should be somewhere around 17.6 मिलियन. तो अगर मुझसे कोई पूछे कि यार गुडविल ऑन एक्विजिशन कितना था, गुडविल ऑन एक्विजिशन कितना था, तो इट शुड बी 90 plus 17.6 minus 88 and that should be my friends 19.6 million of goodwill on acquisition. अच्छा देखो, जब भी कभी कोई सवाल अटेम्प्ट कर रहे हो और उस सवाल के अंदर तुम देख रहे हो कि यार कोई पर्टिकुलर गुडविल कैलकुलेट हुई भी नहीं दी हुई, तो जितना डेटा मैंने अभी पढ़ा था ना, मैं इसी को डेट देख के फौरन क्या कर लेता, कम से कम गुडविल तो निकाल ही लेता. यार ये तो आपका कर्तव्य है ना, ये तो आपका काम है कि आपने कम से कम गुडविल तो निकाल ही लेनी है. आगे चलते हैं. था लेकिन सवाल इंपेयरमेंट रिलेटेड. अच्छा, एक बात याद आ रही है तुम लोगों को, सवाल था इंपेयरमेंट रिलेटेड और हमने निकाली गुडविल है, और वो गुडविल भी जो निकाली है वो निकाली है यूजिंग प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट मेथड, यानी टेक्निकली प्रोपोर्शनेट गुडविल मेथड. तो प्रोपोर्शनेट गुडविल मेथड के अंदर एक बात हम लोग पढ़ते थे, याद करो जरा, जल्दी से याद करो, क्या बोलने वाला हूं? ग्रॉसिंग अप. ग्रॉसिंग अप वाली बात याद आ रही है? यहां पे ग्रॉसिंग अप वाला काम करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, ख्याल रखना, इस बात का भूलना नहीं है आप लोगों ने, राइट. So it says that Kristen company incurred losses during the year ended 30th June X8 of $12 million. इस साल के क्रिस्टन कंपनी के लॉसेस थे $12 मिलियन. सही भाई, ख्याल रखना,
क्रिस्टन कंपनी के इस साल के लॉसेस, 3 बार रिपीट कर रहा हूं, 3 बार में बात पक्की हो जाती है। क्रिस्टन कंपनी इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर इट इनकर्ड लॉसेस ऑफ $12 मिलियन। इस साल उन्होंने $12 मिलियन का लॉस किया था। एंड एन इम्पेयरमेंट रिव्यू वॉज परफॉर्म्ड। जो लॉस आया तो इम्पेयरमेंट रिव्यू करना पड़ा। द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ क्रिस्टन कंपनीज एसेट्स वॉज एस्टिमेटेड टू बी $100 मिलियन। रिकवरेबल अमाउंट आगे भी हमारे पास $100 मिलियन की। अच्छा भाई, आप सब लोगों को याद है ना कि जब भी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होती है तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग में हमेशा 2 चीजों का कंपैरिजन होता है, कैरिंग वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। इम्पेयरमेंट इज सेड टू अराइज व्हेन योर कैरिंग वैल्यू एक्सीड्स योर रिकवरेबल अमाउंट। ख्याल रखना इस बात का। Included in this assessment was the only building owned by Kristen Company which had been damaged in a storm and impaired to the extent of $4 million. बोले जब हम ये इम्पेयरमेंट असेसमेंट करने जा रहे थे ना, तो हमारे सामने एक स्पेसिफिक बात आई, याद रखना, एक स्पेसिफिक बात आई कि एक बिल्डिंग है जो कि स्टॉर्म की वजह से स्पेसिफिकली 4 मिलियन से इंपेयर हो चुकी है। याद है ना आप लोगों को? देखो, सब्सिडरी की इंपेयरमेंट टेस्टिंग करने जा रहे हैं क्योंकि सब्सिडरी ने लॉस किया है। एंड अ सब्सिडरी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल्स ऑफ अ कैश जनरेटिंग यूनिट। और जब भी आप कैश जनरेटिंग यूनिट की इंपेयरमेंट टेस्टिंग करने जाते हैं तो याद है इंपेयरमेंट को एलोकेट करना होता था। तो हम सबसे पहले स्पेसिफिक एसेट्स के ऊपर करते थे, फिर गुडविल के ऊपर करते थे, फिर रिमेनिंग एसेट्स के ऊपर करते थे ऑन प्रो राटा बेसिस। वो सारी बातें यहाँ पे अप्लाई हो रही है। The carrying amount of the net assets of Kristen Company at 30th June exceed excluding goodwill is as follows. आपके सामने कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स दी हुई है एट द ईयर एंड। आपको कैरिंग वैल्यू के अंदर 60 मिलियन की बिल्डिंग नजर आती है, प्लांट एंड इक्विपमेंट 15 मिलियन का नजर आता है, इनटेंजिबल एसेट्स नजर आते हैं अदर देन गुडविल। तो अगर अदर देन गुडविल 9 मिलियन है तो इसका मतलब गुडविल इसके अंदर और मिलानी पड़ेगी हमको। हाँ, लेकिन गुडविल फॉर द पर्पस ऑफ इंपेयरमेंट टेस्टिंग याद रखना ग्रॉसिंग अप करना पड़ेगा, ग्रॉसिंग अप, ताकि लाइक विद लाइक कंपैरिजन हो सके। ख्याल रखना इस बात का। करंट एसेट्स ऑलरेडी एट रिकवरेबल अमाउंट है जिनकी वैल्यू बनती है 22 मिलियन की। कहते हैं नन ऑफ द एसेट्स ऑफ क्रिस्टन कंपनी इंक्लूडिंग गुडविल हैव बीन इंपेयर्ड प्रीवियसली। आज से पहले कोई इंपेयरमेंट नहीं हुई है। क्रिस्टन कंपनी डज नॉट हैव अ पॉलिसी ऑफ रिवैल्यूइंग इट्स एसेट्स। कोई रिवैल्यूएशन पॉलिसी भी नहीं है कि आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व को खत्म करना हो। इन इट्स ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ल्यूप्लॉयड कंपनी हैज नॉट मेड, I would like to highlight this point for you guys, has not made any entries with respect to Kristen Company other than to include income and expenses in its separate financial statements. बोल रहे हैं हमने बेसिक कंसोलिडेशन कर दी है, हमने बेसिक कंसोलिडेशन कर दी है, लेकिन ये जो इंपेयरमेंट का इंपैक्ट अभी आप चल के कैलकुलेट करेंगे, इसका इंपैक्ट नहीं लिया हुआ कंसोलिडेशन के अंदर, वो आपने ही लेना है। बल्कि अगर आप याद करें तो सवाल के शुरू में भी लिखा हुआ था कि अनएडजस्टेड रिजल्ट्स लिए हैं हमने क्रिस्टन कंपनी के, अनएडजस्टेड, यानी इंपेयरमेंट टेस्टिंग का रिजल्ट नहीं कैलकुलेट हुआ है, वो हमें करना है और उसका इंपैक्ट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाके बिठाना पड़ेगा। कर लेते हैं भाई। बेसिकली हमें करनी क्या है? इंपेयरमेंट टेस्टिंग। हम यहाँ पे आके ना देखो, पहले मैं कर रहा हूँ वर्किंग, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले टेक्स्ट लिखें या पहले वर्किंग्स करें, राइट? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले मैं कर लेता हूं वर्किंग फॉर इंपेयरमेंट। मैं चाहूं तो इसको नाम भी कोई दे सकता हूं, मैं वर्किंग नंबर 1 नाम दे देता हूं इसको, वर्किंग फॉर इंपेयरमेंट, राइट? अच्छा, मुझे ये बात मालूम है कि यार मुझे इस केस के अंदर वो 3 कॉलम का काम चलाना पड़ेगा। याद है जब भी सीजीयू की इंपेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं तो कैरिंग वैल्यू का कॉलम, इंपेयरमेंट का कॉलम, रिकवरेबल अमाउंट का कॉलम बनाना पड़ेगा। मैं काम ये करता हूं, आपके सेम काम आपके प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के अंदर भी हो रहा होता है। मैंने एक टेबल ऐड कर लिया। टेबल जितना लंबा ऐड कर लेना एक बार में उतना आसान हो जाता है। पहला कॉलम आप बना दें पर्टिकुलर्स का, फिर आपको दूसरा कॉलम बना दे भाई कैरिंग वैल्यू का। इसकी फॉर्मेटिंग की आपने इतनी परवाह नहीं करनी है। अभी मैं रियल लाइफ में होता तो बहुत परवाह करता, अभी नहीं करता। रिकवरेबल अमाउंट सही है। पर्टिकुलर्स के अंदर बात करते हैं। अच्छा, हमारे पास, हमें सबसे पहले याद है ना फॉर्मेट क्या होता था? हमें सबसे पहले उठा के जो सवाल में एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है उठा के लिख देने। तो मैं आपको हमेशा बोलता था कि जो सवाल में गिवन है वो एज इट इज उठा के लिख दो, सही है। अच्छा, मेरे लिए अभी कॉपी पेस्ट करना बड़ा इजी है, तो मैं आया यहाँ पे, मैंने आके यहाँ पे भाई कॉपी पेस्ट कर दिया, सही है।
एक चीज बस मैं आपके सेट कर लेता हूं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं। अब मैंने क्या किया, पूरा का पूरा सवाल उठा के, हो सकता है आपको टाइप करना पड़ जाए, खुद से टाइप कर लीजिएगा, मसला नहीं है। मैंने पूरा का पूरा सवाल उठा के एज इट इज छाप दिया अपने पास। लेकिन इसके अंदर एक मसला है। ऊपर देखो तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ था कि यार इनटैंजिबल्स हैं अदर देन गुडविल, तो मुझे तो यहाँ पे गुडविल भी चाहिए होगी। सही। अच्छा, गुडविल को मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस अप करना पड़ेगा। ग्रॉस अप कैसे करूंगा, ये तुम देखो 19.6 मिलियन की जो आपने गुडविल ऑलरेडी निकाली है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 80% ओनली ड्यू टू प्रोपोर्शनेट मेथड। क्योंकि टेक्निकली प्रोपोर्शनेट मेथड गुडविल इस्तेमाल की गई है, तो जो भी गुडविल आपने कैलकुलेट करी है वो गुडविल आपने कैलकुलेट करी है विच इज इक्विवेलेंट टू 80% ओनली। अब क्योंकि ये 80% है, लेकिन मैं पूरे इंटायर कंपनी के रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करने जा रहा हूं, तो मुझे यहां पे ग्रॉसिंग अप ऑफ गुडविल करना पड़ेगा। 19.6 मिलियन डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास जी अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ। अच्छा, मेरा अपना एक मसला है, नफ्सियाती मसला आप इसको कह लें, फिगर्स हमेशा राइट अलाइंड होती हैं, तो मैं राइट अलाइंड कर देता हूँ सवालों को सॉल्व करते हुए भी, ऑल्दो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जामिनर आपको प्रोफेशनल मार्क्स Q1 में तो देता नहीं है। तो 19.6 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी, मेरे पास वैल्यू आ रही है 24.5 की। और अगर अब मैं टोटल कर लूँ तो 60 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 22 प्लस 24.5, दिस इज इक्वल टू 60 प्लस 15 plus 9 plus 22 plus 24.5, yes, this is equal to 130.5, डन। अच्छा, इसके बरक्स अगर आप जाके रिकवरेबल अमाउंट देखें तो रिकवरेबल अमाउंट मेरे एग्जामिनर ने मुझको लिख के दी थी कि रिकवरेबल अमाउंट इज ओनली $100 मिलियन, $100 मिलियन की रिकवरेबल अमाउंट है। अच्छा, अगर $100 मिलियन की रिकवरेबल अमाउंट है और कैरिंग वैल्यू 130.5 है, तो इंपेयरमेंट इज सेट टू अराइज व्हेन योर कैरिंग वैल्यू एक्सीड्स योर रिकवरेबल अमाउंट। तो डेफिनेटली एक इंपेयरमेंट बीच में आ गई 30.5 की। ये 30.5 की मैंने इंपेयरमेंट एलोकेट करनी है इन द फॉलोइंग मैनर। मैं सबसे पहले एलोकेट करूंगा स्पेसिफिक एसेट के ऊपर, फिर गुडविल के ऊपर, फिर रिमेनिंग एसेट्स के ऊपर ऑन प्रो राटा बेसिस। बस मैं करंट एसेट्स के ऊपर नहीं करूंगा बिकॉज दे आर ऑलरेडी एट देयर रिकवरेबल अमाउंट। तो यहां तो 22 मिलियन एज इट इज आएगा ही आएगा। मैं सबसे पहले बात करता हूं स्पेसिफिक एसेट की। एक स्पेसिफिक एसेट मुझे याद आ रहा है, एग्जामिनर ने मेंशन करके दिया था कि हमारी बिल्डिंग स्टॉर्म की वजह से स्पेसिफिकली डैमेज हो चुकी है 4 मिलियन। तो जो स्पेसिफिक एसेट है ना, वो सबसे पहले तबाह हुआ होगा, हमें सबसे पहले उसको इंपेयर करना चाहिए। यहां आ गया भाई 4 मिलियन। फिर आपके पास आएगी गुडविल। अच्छा, इस स्पेसिफिक एसेट के लिए बोल देना, included in this assessment was the only building owned by Kristen company which had been damaged and impaired by 4 million। ये याद रखना, यहाँ पे जो बिल्डिंग्स लिख के लिखा हुआ है ना, बिल्डिंग 60 मिलियन, ये बिल्डिंग्स नहीं है। एग्जामिनर कह रहा है इट इज द ओनली बिल्डिंग दैट क्रिस्टन कंपनी ओन्स। एक बिल्डिंग थी कंपनी के पास। तो अगर कंपनी के पास सिर्फ एक बिल्डिंग थी और उसकी स्पेसिफिक इंपेयरमेंट 4 मिलियन की हुई है, तो इसका मतलब उसकी स्पेसिफिक रिकवरेबल अमाउंट कितनी बन गई होगी, 54 मिलियन की। डन डस्टेड बात है। अब नेक्स्ट हमने जाना है गुडविल के ऊपर। अच्छा, 30.5 में से 4 मिलियन यूटिलाइज हो गया। सो 30.5 में से 4 मिलियन अगर यूटिलाइज हो गया, तो इसका मतलब अभी भी मेरे पास रहता है 26.5 मिलियन। सबसे पहले मैं गुडविल को उड़ाऊंगा। गुडविल है मेरी 24.5 मिलियन, यहां पे आ जाएगी रिकवरेबल अमाउंट 0। अभी भी मेरे पास 2 मिलियन की इंपेयरमेंट बची है जो मुझे एलोकेट करनी होगी रिमेनिंग एसेट्स के ऊपर ऑन प्रो राटा बेसिस। रिमेनिंग एसेट्स प्लांट एंड इक्विपमेंट हैं और इंटेंजिबल अदर देन गुडविल है, तो एलोकेट करना पड़ेगा। मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, एलोकेशन ऑफ रिमेनिंग इंपेयरमेंट ऑन प्रो राटा बेसिस। या तो अगर मैं कर लूं तो प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर जाएगा 2 मिलियन इंटू 15 डिवाइड बाई 24। या 24 कैसे निकाला मैंने, 15 प्लस 9 रिमेनिंग एसेट्स ऑन प्रो राटा बेसिस। ओके, और दूसरा मैं कर लूं इंटेंजिबल्स, तो ये आ जाएगा जी 9 इंटू 15 डिवाइड बाई 24। 9 into 15 divided by 24 is basically 5.3
6 कर लीजिए, and 2 into 15 divided by 24, that is, sorry, my apologies, this is 2, so 2 into 15 divided by 24, yeah, so I did a mistake. अच्छा, इंटेंजिबल्स तो 9 के हैं यार, मैं क्या रहा हूँ भाई, 2 into 9 divided by 15, sorry 24, this is 0.75, yeah. So if this is 0.75, apologies, this must be 1.25, and this is how we will allocate 1.25 and 0.75. The recoverable amount shall be 8.25 and maybe 14.75, yeah, or maybe sorry 13.75. This should be it, yeah. So this is how we are going to solve it, okay. अच्छा, अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि अगर मैं आपको बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो गुडविल बिफोर इम्पेयरमेंट मेरी थी 19.6 मिलियन की, या इसमें से मैं लेस करूंगा इम्पेयरमेंट, याद रखना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस कंपनीज मेथड ये प्रोपोर्शनेट गुडविल मेथड इस्तेमाल करती है, सिर्फ प्रोपोर्शनेट गुडविल अपनी बुक्स में रिपोर्ट करेगी, तो हम इम्पेयरमेंट का भी सिर्फ प्रोपोर्शन ही बता सकते हैं अपनी बुक्स के अंदर। जब एसेट ही 80% रिपोर्ट होगा तो उसकी इम्पेयरमेंट भी 80% ही रिपोर्ट हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ऑल्दो कि हमने टोटल गुडविल के ऊपर इम्पेयरमेंट निकाली 24.5 मिलियन, लेकिन हम इसका 80% ही बुक्स के अंदर लेके जा पाएंगे, तो 24.5 into 80 इज ऑब्वियसली 19.6 ऑब्वियसली, और आपकी गुडविल आफ्टर इम्पेयरमेंट वुड बी 0, या ये बात याद रखिएगा कि ये जो गुडविल के ऊपर इम्पेयरमेंट हमने निकाली है, ये जो गुडविल के ऊपर इम्पेयरमेंट हमने निकाली है, दिस शैल बी only allocated to parent company, because of proportionate method. ये हटा दें, इसको छोटा कर दें तो ये एक लाइन में आ जाएगा। ठीक हो गई वही बात, डन हो गई। अच्छा, अगर मैं टोटल इम्पेयरमेंट की बात करूं, यानी मैं यहाँ पे लिखता हूं आप टोटल इम्पेयरमेंट चार्ज, और ख़ास तौर पे बात करता हूं P&L के लिए, तो टोटल इम्पेयरमेंट चार्ज कितना जाएगा कॉलिसॉन के लिए इस सवाल के अंदर, यानी इस केस के अंदर, तो हमारी 19.6 मिलियन गुडविल इम्पेयरमेंट है, या 4 मिलियन हमारी बिल्डिंग्स के ऊपर इम्पेयरमेंट है, प्लस 2 मिलियन हमारी रिमेनिंग एसेट्स के ऊपर इम्पेयरमेंट है। तो टोटल कितना बना जी? टोटल बना 19.6 प्लस 4 प्लस 2 एंड दैट शुड बी 25.6 टोटल इम्पेयरमेंट। डन। यहां पे मैं आप सब लोगों को अभी लिखवाऊंगा भी, ये बात का खास ख्याल रखिएगा, 19.6 स्पेसिफिकली गुडविल इम्पेयरमेंट है, और क्योंकि सवाल में प्रोपोर्शनेट मेथड है तो इस सवाल के अंदर खास ख्याल हमने ये रखना होगा कि यार इस सवाल में क्योंकि प्रोपोर्शनेट मेथड है तो खास ख्याल रखना होगा कि गुडविल की इम्पेयरमेंट सिर्फ पेरेंट कंपनी को जाए, लेकिन बाकी जो इम्पेयरमेंट है वो बाकी इम्पेयरमेंट सब्सिडरी कंपनी की है, और सब्सिडरी कंपनी का हर मामला पेरेंट कंपनी और एनसीआई दोनों के अंदर शेयर होता है। हम इस बात का खास ख्याल रखेंगे सोल्यूशन करते हुए। ऑलराइट, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं, हमने वर्किंग्स तो कर ली, वर्किंग्स करने के बाद अब आ जाते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर। आप याद करें, रिक्वायरमेंट चल के मेरे साथ पढ़ें, तो रिक्वायरमेंट के अंदर ये था यू शुड इंक्लूड अ कैलकुलेशन एंड एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन भी जरूरी चाहिए। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कहां से स्टार्ट करूंगा बात को भाई? मैं कहां से स्टार्ट करूंगा बताइए? आप लोगों को तो पता है मेरे दो सुनहरे अल्फाज। अकॉर्डिंग टू IAS 36, impairment is said to arise when carrying value exceeds recoverable amount. Recoverable amount is higher of fair value less
cost to sell and value in use. Yeah. Furthermore, या आगे से ऐसे लिखते हैं, impairment testing shall be performed whenever there is an internal or external hint for the same. अच्छा, मुझे क्योंकि इस सवाल के अंदर इम्पेयरमेंट फॉर सीजीयू आई थी तो मैं थोड़ा सीजीयू को भी जिक्र करूंगा. ऑलराइट, अ कैश generating unit or a CGU is the smallest identifiable component, identifiable asset or group of assets for which recoverable amount can be determined. A subsidiary is one of the finest examples of a cash generating unit. Yeah. Any impairment in the case of CGU shall be allocated. Any impairment in the case of CGU shall be allocated in the following pattern. क्या? सबसे पहले आप गुडविल किसको एलोकेट करते हैं? स्पेसिफिक एसेट्स के ऊपर. Allocation to specific assets, then purchased goodwill, then remaining assets on pro rata basis. Yeah. In this case, operating loss for the year was an indicator of impairment. Hence, an impairment test comparing carrying values of net assets of the entire CGU and its recoverable amount was required. However, since the comparison needs to be on a like with like basis, therefore goodwill should be first grossed up as it was earlier calculated based on proportionate method. It would turn out to be $20. कितना था पे गुडविल कितनी लेकर कर आई थी भाई? हाँ, गुडविल निकल कर आई थी ग्रॉसिंग अप के बाद 24.5 की. या 24.5 being 19.6 divided by 80 into 100. Yeah, done. Then the allocation format, the allocation priorities of IS 36 shall be used to allocate any impairment. In this case, 30.5 million should be first
allocated to the specific building damage due to storm, then writing off goodwill of $24.5 million, and then remaining allocated on pro rata basis. However, it should be noted that once impairment on goodwill has been calculated, only 80% of the impairment amount can be charged off in P&L/SOFP, as only the proportionate goodwill method is applicable here. The rest of the impairment on goodwill relates to NCI, which is merely on notional goodwill, which is basically on notional goodwill. Done. आपने ये वाली बात बता दी कि भाई नोशनल गुडविल के ऊपर है, आपने मेक श्योर किया कि भाई यहाँ पे आपकी गुडविल यानी अल्टीमेटली इम्पेयरमेंट जो बुक्स के अंदर जाएगी वो 19.6 ही जाएगी, वो टोटल आपकी जो आ रही है ना 24.5 नहीं जा सकती. फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, impairment on goodwill shall be solely charged off against consolidated retained earnings parent company's share, while the other $6 million, $4 million buildings, $2 million for remaining assets shall be shared between parent company and NCI. All right, so this is what it is. मेरे हिसाब से आप लोगों ने इतना भी अगर लिख लिया तो this would be a very good answer. अगर आप मार्क्स की वेटेज जाके देखें तो 8 मार्क्स की वेटेज है. और देखिए मैं भी एज अ स्टूडेंट बन गया, आप सोचिए मैं आपकी पोजीशन के ऊपर आ गया और मैं आपकी पोजीशन की तरह ही आंसर लिख के आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि यार अगर मैं आपकी जगह होता तो आंसर किस तरह लिखता और मुझे लिखने में कितना टाइम लगता और समझाने के अंदर कितना टाइम लगता. आपको खुद नजर आ रहा होगा कि यार सर को समझाने में ज्यादा टाइम लग रहा है, लिखने में इतना टाइम नहीं लग रहा. राइट, सो दिस इज हाउ यू शुड बी अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, सो विदाउट एनी फर्दर अडू हम आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं एग्जिबिट नंबर 3 के ऊपर. तो कहते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर 4 मार्क्स की पार्ट है, तो जरा जल्दी से इसको कर लेते हैं. कहते हैं यूजिंग एग्जिबिट नंबर 3 एक्सप्लेन हाउ द कंसिडरेशन फॉर द एक्विजिशन ऑफ हैमंड कंपनी शुड बी मेजर्ड ऑन 1st July X7. Your answer should include a calculation of the consideration and discuss why some of the cost of the replacement share based payment scheme should be included. Replacement share based payment scheme IFRS 2 लग गया. राइट, आ जाए जरा एग्जिबिट नंबर 3 एवरीवन, लेट्स बिगिन. कहते हैं Leupold company acquired 60% of the 10 million equity shares of Hammond company on 1st July X7. साल के पहले दिन, याद रखना 1st July X7 का मतलब ये है कि साल के पहले दिन ल्यूप्लॉइड कंपनी ने हैमंड कंपनी का जो है वो एक्वायर कर लिया.
साल के पहले दिन हमने सामने वाली कंपनी के 10 मिलियन शेयर्स में से 60% एक्वायर कर लिए, पेइंग 700,000 इन लीगल एंड अदर एक्विजिशन कॉस्ट। याद रखना IFRS 3 और 10 कहता है कि जो भी एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट होती हैं, वो एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट कभी भी कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनती, वो पेरेंट कंपनी के P&L के अंदर चार्ज ऑफ हो जाती हैं, वो पेरेंट कंपनी के P&L के अंदर चार्ज ऑफ हो जाती हैं। क्लियर होती है बात? ख्याल रखना हमेशा इस बात का। दिस विल बी चार्ज टू P&L. Two Luploid companies shares are to be paid for every 5 shares acquired in Hammond Company. These shares will be issued on 1st July X8, यानी एक साल के बाद जाके। The fair value of Luploid Company's share was $30 at 1st July X7. तो आप देखें यहां से लेके यहां तक हमको क्लियर पता लग रहा है कि भाई हम लोगों से बात किसकी की गई है, शेयर्स कंसिडरेशन की। तो अभी जरा मैं विदाउट एनी फर्दर अडू जरा पहले एक चीज सॉल्व कर लूं। मैं यहां आता हूं, नीचे आके लिखता हूं भाई पार्ट सी। 4 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा इसके ऊपर टाइम नहीं लगाना, सही है। एक्विजिशन ऑफ हैमंड कंपनी, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। हैमंड कंपनी, अब मैं डायरेक्ट टेक्स्ट भी लिख रहा हूं क्योंकि छोटी कैलकुलेशन है। हैज बीन एक्वायर्ड बेस्ड ऑन अ शेयर exchange agreement according to IFRS 3. According to IFRS 3, this shares consideration shall be fair valued at the date of acquisition. Shall be fair valued at the date of acquisition. All right. Shares consideration would be आपने देखा भाई 10 मिलियन शेयर्स थे, इसके हमने 60% एक्वायर किया है। 10 मिलियन की 60% 6 मिलियन हो गए। फॉर एवरी 5 हमने 2 अपने शेयर्स दिए, तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 कर लें। और हर शेयर की वैल्यू कितनी थी? $30। सो दिस वुड इक्वल टू 10 into 0.6 is 6 million into 2 divided by 5 into 30. So my friends, this equals to $72 million. $72 million. This should be recorded. This should be recognized in financial statements as follows. Investment in subsidiary debit and share capital and share premium credit. I am not just going into the calculations right now. Yeah, share capital / share premium, 72 million. Okay. Done. And this is it, what it is. Yeah, it's all done. आगे बढ़ते हैं भाई। इसने बोला भाई, अच्छा अब याद करें 4 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी। उसने बोला भाई यूजिंग एग्जिबिट 3 एक्सप्लेन हाउ द कंसिडरेशन फॉर द एक्विजिशन ऑफ हैमंड कंपनी शुड बी मेजर्ड ऑन 1st July X7। कंसिडरेशन कैसे मेजर होगी? मैंने 2 मिनट में मेजर करके दिखा दिया, आप तो आधे मिनट में मेजर कर लेंगे। योर आंसर शुड इंक्लूड अ कैलकुलेशन ऑफ द कंसिडरेशन कर ली एंड डिस्कस why only some of the cost of the replacement share based payment scheme would be included। अब शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम पे आ जाते हैं। कहते हैं भाई हैमंड कंपनी, अब यहां से जरा सुनिएगा, हैमंड कंपनी हैड प्रीवियसली ग्रांटेड अ शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम टू इट्स एम्प्लॉइज विद अ 3-year वेस्टिंग पीरियड। हैमंड कंपनी हमारी सब्सिडरी है
और हमारी सब्सिडरी ने अपने एम्प्लॉइज को एक्विजिशन से पहले शेयर ऑप्शंस दिए हुए थे। क्या कोई गलत काम किया हुआ था? भाई बहुत अच्छा काम किया हुआ था, करना चाहिए था। कहते हैं एट 1st July X7 द एम्प्लॉइज हैड कंप्लीटेड देयर सर्विस पीरियड। याद रखना बेटा, दे हैड कंप्लीटेड देयर सर्विस पीरियड, दे हैड कंप्लीटेड देयर सर्विस पीरियड, दे हैड कंप्लीटेड देयर सर्विस पीरियड। सब कुछ प्री एक्विजिशन है। बट हैड नॉट येट एक्सरसाइज देयर ऑप्शन। दे हैड कंप्लीटेड देयर सर्विस पीरियड बट हैड नॉट येट एक्सरसाइज द ऑप्शन। याद है हम लोगों ने अपने IFRS 2 के लेक्चर के अंदर पढ़ा था, रिप्लेसमेंट स्कीम्स को अकाउंट फॉर करने का तरीकेकार ये होता है कि जितना भी रिप्लेसमेंट स्कीम के तहत जितना भी प्रीवियस फेयर वैल्यू होती है, यानी जितनी भी प्री एक्विजिशन फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स होते हैं, हम उसको ट्रीट करते हैं एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिकॉज अगर आप सामने वाली कंपनी के एम्प्लॉयज को रिप्लेसमेंट अवार्ड्स दे रहे हैं, तो इट इज एज गुड एज बाइंग देम आउट। इट इज एज गुड एज बाइंग देम आउट। यू आर बाइंग शेयर्स फ्रॉम देम। तो जितने भी प्री एक्विजिशन सर्विसेज की वैल्यू होती है, फेयर वैल्यू होती है, हम उसको ट्रीट करते हैं एज पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। और बाकी जो पोस्ट कॉम्बिनेशन इंपैक्ट होता है हम उसको ट्रीट करते हैं नॉर्मली, यानी वो नॉर्मली PNL VNL के अंदर चला जाता है। अब इसके अंदर ये कह रहे हैं कि जो आपके एम्प्लॉइज हैं उन्होंने ऑलरेडी अपना वेस्टिंग पीरियड पूरा कर लिया हुआ था। तो वेस्टिंग पीरियड पूरा कर लिया हुआ था, तो इसका मतलब तो हमें ये लगा कि सर इसका मतलब सब कुछ प्री एक्विजिशन है। अब जो भी इन ऑप्शंस की वैल्यू होगी वो सारी की सारी प्री एक्विजिशन है, वो सारी की सारी कंसिडरेशन का पार्ट बननी चाहिए। लेकिन आगे पढ़ते हैं। Hammond Company had previously granted a share-based payments to its employees with a 3-year vesting period. At 1st July X7, the employees had completed their service period but had not yet exercised their options. The fair value of the options granted was $15 million. हमने जो ऑप्शंस उनको ग्रांट किए 1st January X7 को, यानी जो रिप्लेसमेंट अवार्ड्स ग्रांट किए, इनकी वैल्यू कितनी बनती है बेटा? इनकी वैल्यू कितनी बनती है? इनकी वैल्यू सर जी आपके सामने बन गई 15 बिलियन की। कहते हैं एज पार्ट ऑफ द एक्विजिशन ल्यूप्लॉइड कंपनी इज ऑब्लाइज्ड टू रिप्लेस द शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम ऑफ हैमंड कंपनी विद अ स्कीम ऑफ इट्स ओन व्हिच हैज द फॉलोइंग डिटेल्स। Leupold Company issued 100 options to each of Hammond Company's 10,000 employees on 1st July X7. The shares are conditional on the employees completing a further देखो, हमने सामने वाली कंपनी को जाके एक्वायर किया और हमने उनके एम्प्लॉइज को बोला कि हम आपको बाय आउट करेंगे। बाय आउट करने के लिए हमने रिप्लेसमेंट की स्कीम दी जिसका टोटल फेयर वैल्यू बनती है 15 मिलियन। अच्छा, ऑलरेडी हमने सुना था कि 3 साल का वेस्टिंग पीरियड ऑलरेडी एम्प्लॉइज गुजार चुके, तो हमें तो ये लग रहा था कि पूरा का पूरा 15 मिलियन प्री कॉम्बिनेशन है। लेकिन एग्जामिनर ये कह रहा है कि द शेयर्स वर कंडीशनल ऑन द एम्प्लॉइज कंप्लीटिंग अ फर्दर 2 year ऑफ सर्विस। यानी आपने बोला एम्प्लॉइज को कि भाई तुम ऑलरेडी 3 साल काम कर चुके हो, लेकिन अगर तुम्हें रिप्लेसमेंट स्कीम चाहिए है तो तुम्हें अब टोटल में 5 साल काम करना है। यानी जो तुम्हारा पिछले 3 साल का वेस्टिंग पीरियड था ना, मैंने उसको मॉडिफाई कर दिया, उसको एक्सटेंड कर दिया और उसको 5 साल तक लेकर आ गया। मैं 5 साल तक लेकर आ गया, यानी 3 year प्री कॉम्बिनेशन इंपैक्ट है और 2 year पोस्ट कॉम्बिनेशन इंपैक्ट है इस टोटल 15 मिलियन के अंदर। ये जो टोटल आपको 15 मिलियन की स्कीम दी जा रही है ना, इसमें 3 years पुराने वाले होंगे और 2 years आपको फर्दर काम करना पड़ेगा। कहते हैं इट वॉज एंटिसिपेटेड ऑन 1st July X7 that 10% of the staff would leave over the vesting period, and this was also the expectation at 30th June X8. It was also the expectation on 30th June X8. Assumptions change नहीं हुई है, राइट? अगर शेयर बेस्ड पेमेंट की स्कीम को यहाँ पे मुझे अकाउंट फॉर करना हो तो कैसे करेंगे, जरा सुने। आंसर में आगे चलते। अकॉर्डिंग during business combination, it is possible that employees of subsidiary company are rewarded / offered a replacement share based payment scheme according to IFRS 2
this is as good as buying out equity from shareholders. Therefore, the pre-acquisition impact of share-based payment shall be treated as part of business combination, shall be treated as part of consideration during goodwill calculation, and the post-acquisition impact shall be treated as per normal accounting treatment and charged off in CR NCI / PNL. Done. In this case आ जाते हैं जरा, in this case प्री, अब जरा सुनते हुए रहना, मैं साथ लिख नहीं रहा, साथ साथ आपको सॉल्व भी करा रहा हूं, हाँ सुनते रहना कैसे होगा. In this case the pre-combination impact shall be कितना, 15 million मल्टीप्लाई बाय 3 years प्री कॉम्बिनेशन ईयर्स थे, अब टोटल 5 साल हैं तो डिवाइड बाय 5 शैल बी $9 million. कैसे निकाला मैं बता देता हूं. $15 million टोटल फेयर वैल्यू ऑफ रिप्लेसमेंट अवार्ड्स थी, सही है, मल्टीप्लाई बाय 3 years प्री कॉम्बिनेशन प्री एक्विजिशन पीरियड था, और 2 साल फर्दर करने पड़ेंगे एम्प्लॉय को, तो इसका मतलब 2 year पोस्ट कॉम्बिनेशन हो गया. तो 3 divided by 5 shall be 9 million, which should be included in consideration for the purpose of calculating goodwill. Thereafter remaining $6 million shall be charged off in profit or loss account, on the service period. या तो 2 साल का सर्विस पीरियड अभी और होगा. अगर 2 साल का सर्विस पीरियड अभी और होगा तो जो भी रिमेनिंग 6 million का एक्सपेंस है वो अमोर्टाइज हो जाएगा आने वाले 2 सालों के ऊपर. दैट इज व्हाट इट इज, राइट. आगे कहते हैं भाई, ल्यूप्लॉइड कंपनी हैज नॉट मेड एनी अकाउंटिंग एंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ हैमंड कंपनी सिंस एक्विजिशन. हैमंड कंपनी हैज मेड प्रॉफिट्स ऑफ 21 million. 21 million के अभी तक ये प्रॉफिट्स कमा चुके हैं. ख्याल रखना, फिर बता रहा हूँ, 21 million के अभी तक ये प्रॉफिट्स कमा चुके हैं. काम आएगी ये इन्फॉर्मेशन हमारे बाद में. हमने ये चीज सॉल्व कर ली. 4 marks का है मेरे ख्याल से, और इसके ऊपर टाइम नहीं लगाना चाहिए. दिस इज मोर देन इनफ. अच्छा, अब डी रिक्वायरमेंट के ऊपर आ जाते हैं. और डी रिक्वायरमेंट वाकई में वो रिक्वायरमेंट है जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि यार ये प्री पॉपुलेटेड शीट वाला मामला कैसा होगा, और मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि कोई खास मुश्किल मामला नहीं है. एग्जामिनर कहते हैं, यूजिंग द प्री पॉपुलेटेड शीट स्प्रेडशीट रिस्पॉन्स ऑप्शन विद एग्जिबिट्स 2, 3 and 4 एंड योर प्रीवियस आंसर्स. कह रहे हैं एक प्री पॉपुलेटेड शीट उठाओ और जो तुमने सॉल्व किया है एग्जिबिट 2 के अंदर यानी इंपेयरमेंट रिलेटेड, एग्जिबिट 3 के अंदर यानी एक्विजिशन रिलेटेड, शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम रिलेटेड, और 4 के अंदर अभी जेवी है, हम इसको चल के पढ़ लेते हैं. तुम एडजस्ट करोगे, कह रहे एडजस्ट द ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30 June X8 इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ करेक्टेड स्टेटमेंट. आपने एक करेक्टेड स्टेटमेंट बनानी है. ऑलराइट. अच्छा, मुझे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कहीं कमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है. रिक्वायरमेंट नंबर 4 में कोई कमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मुझे अब टेक्निकली वर्ड डॉक्यूमेंट की इतनी जरूरत नहीं है. मैं अपनी स्प्रेडशीट के ऊपर डायरेक्ट जा सकता हूँ. अच्छा, अगर मैं अपनी स्प्रेडशीट के ऊपर डायरेक्ट जाऊँ ना, तो जरा देखो स्प्रेडशीट आपके एग्जाम के अंदर नजर आएगी कैसे. स्प्रेडशीट आपके सामने कुछ ऐसी नजर आएगी, यानी कोई खास चीज नहीं है एग्जाम के अंदर. जब आप स्प्रेडशीट के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे तो वहां पे ऑलरेडी जो कंसोलिडेटेड पीएनएल है वो बना बनाया नजर आ रहा होगा. सर बना बनाया नजर आ रहा है, सर क्या बात कर दी भाई, यही चीज एग्जाम में भी गिवन थी. आप देखें, ये जो एक्सट्रैक्ट नंबर 5 है वो ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड पीएनएल
ऑलरेडी एग्जाम में एज एन एग्जिबिट भी गिवन है, और यही चीज आपके एक्सेल के अंदर छपी हुई भी है, सेम यही चीज आपके एक्सेल में छपी हुई भी है। एग्जामिनर कह रहे हैं भाई वो चीज मैंने बेस छाप दिया है, उस पर टाइम जाया ना करो, आगे वाले काम पे जाया करो, यानी आगे वाले काम पे अपना टाइम लगाओ और कंसोलिडेटेड पीएनएल बना के दिखाओ करेक्टेड। ये तो ड्राफ्ट है। तो आप जरा देखो करना क्या है, हमने हमारे पास एक ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड पीएनएल गिवन है, हमने इसी कंसोलिडेटेड पीएनएल के अंदर एडजस्टमेंट्स करनी है ताकि करेक्ट वाला आ जाए, और हमने चलना किस तरह है, नोट 2, 3, 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सबसे पहले हम बात स्टार्ट करेंगे नोट नंबर 2 से। नोट नंबर 2 में अगर एक बार चल के गौर करो तो अच्छा, नोट नंबर 1 से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट नहीं करनी पीएनएल के अंदर, क्योंकि हमने एक्विजिशन की थी साल के आखिरी दिन। साल के आखिरी दिन अगर जाके एक्विजिशन करेंगे ऑफ कॉलिसॉन कंपनी, तो फॉर द ईयर तो कंट्रोल हमारा नहीं था, फॉर द ईयर कंट्रोल नहीं था तो फॉर द ईयर पीएनएल नहीं बनेगा। क्रिस्टन के ऊपर काम करना है। अच्छा, क्रिस्टन के ऊपर हमने गुडविल शुडविल निकाली थी, सही है। इनका साल का लॉस था 12 मिलियन का, और फिर कुछ इम्पेयरमेंट आ रही थी। अगर हम याद करें अपनी वर्ड फाइल में चल के देखें तो नोट नंबर 2 से रिलेटेड जो इम्पेयरमेंट हमारे पास टोटल आ रही थी, वो टोटल इम्पेयरमेंट हमने याद है एक जगह कैलकुलेट करके रख ली थी 25.6 मिलियन की। तो 25.6 मिलियन की टोटल इम्पेयरमेंट है, ये मेरे कंसोलिडेटेड पीएनएल के अंदर जाके एडजस्ट होनी चाहिए, कर देते हैं। मैं यहां पे आके लिखूंगा, देखो मैंने पार्ट ए को रेफर किया और ऐसी कॉलम्स बना बना के करना, ये एग्जामिनर का भी फॉर्मेट है। इम्पेयरमेंट इन, अगर कंपनी का नाम याद आ जाए तो क्या ही बात है, क्रिस्टन कंपनी। अच्छा, इम्पेयरमेंट हुई है भाई क्रिस्टन कंपनी के अंदर, ये इम्पेयरमेंट के ऊपर एक्सपेंस आया है 25.6 का, तो इसका मतलब मेरे एग्जिस्टिंग कंसोलिडेटेड पीएनएल के अंदर मेरे 25.6 से एक्सपेंसेस बढ़ जाने चाहिए। मानते हैं इस बात को? मैं अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अच्छा आप चाहें तो एडमिन एक्सपेंसेस का एक नया हेड बना दें, कुछ भी कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे मालूम है कि भाई मेरे एक्सपेंसेस 25.6 मिलियन से बढ़ेंगे ड्यू टू इम्पेयरमेंट। मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगा के इसको कर दिया, अभी मैं ऐड अप करता चला जाऊंगा इन सारी चीजों को, मेरी पूरा का पूरा पीएनएल बन जाएगा। डन। अच्छा, नोट नंबर 2 में एक तो मुझे याद है कि 25.6 मिलियन की हमने इम्पेयरमेंट निकाली थी, और मैंने देखो इसको यहाँ पे रेफर भी कर दिया पार्ट नंबर ए से लिखा हुआ। नोट नंबर 2 के अंदर और तो कुछ था नहीं। नोट नंबर 3 के अंदर अगर आ जाए, अच्छा नोट नंबर 3 के अंदर देखो मुझे शुरू में ही नजर आ गया, अल्लाह ने दिखा दिया, मैं भूल जाता अभी, लेकिन सबसे पहले तो ये 700,000 की लीगल एंड अदर एक्विजिशन कॉस्ट है नोट नंबर 3 के अंदर, ये मुझे चार्ज ऑफ करनी है अपने पीएनएल के अंदर एज पर आईएफआरएस 3 रिक्वायरमेंट। ये जो एक्विजिशन रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं ये हमेशा पीएनएल के अंदर जाते हैं। तो एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट कितना था भाई, 700,000, तो 700,000 मिलियंस के अंदर कितना बना, -0.7। डन, आगे चलें। अच्छा, यहां पे फिर शेयर्स कंसिडरेशन आई थी, शेयर्स कंसिडरेशन के बाद रिप्लेसमेंट अवार्ड्स वाला मामला चला था, और उसके बाद हमें पता लग गया था कि यार कुछ पोर्शन एज एन एक्सपेंस बुक होना है रिलेटिंग टू शेयर बेस्ड पेमेंट। हम अपना आंसर जाके देखें तो हमने शेयर बेस्ड पेमेंट के लिए अभी अभी ये बोला था कि 9 मिलियन प्री कॉम्बिनेशन है, और जो रिमेनिंग 6 मिलियन है ये प्रोपोर्शनेटली 2 सालों के ऊपर एज अ नॉर्मल एक्सपेंस बुक हो जाएगा, एज अ नॉर्मल सैलरी एक्सपेंस बुक हो जाएगा, जैसे आईएफआरएस 2 की अकाउंटिंग है। तो जरा इसको चल के यहां कर लेते हैं। ये बाय द वे ये पार्ट बी है, एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट पार्ट सी के अंदर है, मैं करेक्ट कर रहा हूं भाई थोड़ा थोड़ा। शेयर बेस पेमेंट्स, मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बेटा शेयर बेस पेमेंट्स की वजह से बढ़ जाएंगे, दीज विल बी इज इक्वल्स टू -6 डिवाइड बाई 2। 2 सालों के ऊपर अमोर्टाइज करना है इस एक्सपेंस को, तो मैंने यहां पे -3 लिख दिया। ऑलराइट, डन हो गया भाई। आगे चलते हैं भाई, हैमंड कंपनी से रिलेटेड और कुछ नहीं है। अब आ गया भाई रूपर्ट कंपनी। रूपर्ट कंपनी के अंदर कहते हैं ऑन 1 जनवरी एक्सेट, ऑन 1 जनवरी, बेटा आपका ईयर एंड है 30 जून एक्सेट, ये कह रहे हैं ऑन 1 जनवरी एक्सेट, इसका मतलब साल के बीच की बात हो रही है। हाँ, साल के बीच की बात हो रही है। तो कहते हैं भाई ऑन 1 जनवरी एक्सेट
Leupold company acquired 40% interest in a supplier Rupert company at a cost of $28 million, obtaining joint control. अच्छा, आपने अपने सप्लायर जो कि एक एंटिटी है, एक सप्लायर जो कि रूपर्ट कंपनी एक एंटिटी है, उसके अंदर 40% शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट किया, तो सामने वाली कंपनी आपकी एसोसिएट बन गई या जॉइंट कंट्रोल आ गया आपके पास उसका. हाँ, इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी है? 28 मिलियन. इन द ईयर एंडेड 30th June X8, यानी 6 महीने के अंदर अंदर रूपर्ट कंपनी रिपोर्टेड इट्स सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉफिट ऑफ $15 million. 15 मिलियन का प्रॉफिट भी कर दिया भाई उन्होंने. कहते हैं सिंस ल्यूप्लॉइड कंपनी एक्वायर्ड शेयर्स इन रूपर्ट कंपनी इट हैड कंसिस्टेंटली बॉट गुड्स फॉर $1.5 million फ्रॉम द सप्लायर एवरी मंथ मेक. पहली बात तो एक काम क्लियर कर लेते हैं. मैं यहां पे आके सेपरेट वर्किंग कर रहा हूं, वर्किंग 2 लिख देता हूं इसको. शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम जेवी या स्लैश एसोसिएट. कैसे होगा भाई? शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसका फुल ईयर का प्रॉफिट कितना है भाई? जरा देखो, उसका फुल ईयर का प्रॉफिट है 15 मिलियन का. देखो भाई, जरा देख रहे हो ना, फुल ईयर का प्रॉफिट है 15 मिलियन का. अच्छा, इसको मल्टीप्लाई बाय 6/12 कर लें क्योंकि हमने पार्शियल ईयर के अंदर जाके एक्वायर किया. फिर मल्टीप्लाई बाय 40% कर लें क्योंकि हमारी सिर्फ 40% होल्डिंग है. IAS 28 के मुताबिक ऐसी अकाउंटिंग है. तो आप करें तो ये बनेगा जी कोई 7.5 का 40%. सो दिस इज 3 मिलियन. डन. अच्छा, अब उसके बाद क्या कह रहे हैं? सिंस ल्यूप्लॉइड कंपनी एक्वायर्ड शेयर्स इन रूपर्ट कंपनी इन 6 महीनों के अंदर, it had consistently bought goods for 1.5 million from the supplier every month. Rupert company has set its selling price to Leupold company to achieve a 20% margin. 20% margin रखा हुआ होता है. At 30th June X8, Leupold company has goods supplied by Rupert company in its storeroom. कुछ सामान हमारे पास स्टोर रूम के अंदर पड़ा है. These are measured at $2 million. 2 मिलियन का सामान हमारे पास पड़ा है. 2 मिलियन का सामान हमने अपनी ही कंपनी से जाके खरीदा था, अपनी ही 40% वाली कंपनी से जाके खरीदा था. तो इसके ऊपर जो अनरियलाइज प्रॉफिट है मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा. कैसे करूंगा? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई ये? अच्छा, इसको ब्रैकेट में लिखते भी चले जाते हैं, फिर कर लेंगे. टोटल 2 मिलियन का सामान हमारे पास पड़ा है. टोटल 2 मिलियन का सामान हमारे पास पड़ा है जिसके अंदर 20% का प्रॉफिट ऑलरेडी शामिल है. या तो 20% का प्रॉफिट ऑलरेडी शामिल है, तो डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20 कर लो, तो 20% यानी 20% ले लिया आसान ज़बान में. मल्टीप्लाई बाय 20%. 20% से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 मिलियन का मेरे पास क्या आ जाएगा? अनरियलाइज प्रॉफिट आ जाएगा. लेकिन आप ख्याल रखना कि क्योंकि ये कंपनी, देखो हम कंसोलिडेशन के अंदर नहीं है, ये हमारी सिर्फ एक एसोसिएट कंपनी है, तो इससे हर चीज़ के अंदर लेना देना हमारा 40% है. तो ख्याल रखना, भूलना नहीं कि इसको 40% से मल्टीप्लाई ज़रूर करना है. हो सकता है तुम भूल जाओ. तो 4 मिलियन इंटू 40% करें तो 4 मिलियन इंटू 0.4 40%, यह आ गया 1.6. राइट. अगर मैं बोलूं तो शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, दिस शुड बी 3 इंटू 1.6. व्हाई इज दैट सो? अच्छा, मिलियन लगा दिया मैंने, सॉरी. तो 1.4 आ गया. क्लियर होती है आपको बात? 1.4 आ गया आपके पास. ओके. अच्छा, 1.4 मेरे पास आ चुका है भाई. ऑलराइट, मैंने ये काम ये कर लिया. अब मुझे क्या करना है? इसी चीज को लेके जाना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर. तो ले जाऊंगा भाई मैं यहाँ पे एक कॉलम और जाके ऐड कर रहा हूं, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम रूपर्ट कंपनी. अच्छा, अब याद रखना, एज पर IAS 28 याद रखना, शेयर ऑफ प्रॉफिट की हमेशा एक सेपरेट लाइन होती है. याद है ना, कहते थे 1 लाइन एडजस्टमेंट करनी है, तो सेपरेट लाइन होना जरूरी है. मैंने यहाँ पे ऐड की एक लाइन, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम जेवी, और इस शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम जेवी के अंदर जाके देखो मैं ये 1.4 मिलियन ऐड कर रहा हूं, तो ये मेरे पास जाके ऐड हो गया. डन. वंस यू हैव डन दिस,
तो अब देखें आपने सारी एडजस्टमेंट सॉल्व कर ली। एग्जामिनर ने बोला था कि नोट 2, 3 और 4 को जाके अपनी कंसोलिडेटेड पीएनएल के अंदर जाके एडजस्ट करो, मैंने जाके कर दिया है। अब मुझे करेक्ट स्टेटमेंट बनानी है। करेक्ट स्टेटमेंट कैसे बनेगी, मैं यहां पे हेडिंग डाल रहा हूं, करेक्ट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। बस थोड़ा सा इसको मैंने कॉलम शॉलम सेट वेट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, देखो सारा पीएनएल दोबारा बनाना है मुझे, सारा पीएनएल दोबारा आफ्टर एडजस्टमेंट्स। तो मुझे कुछ नहीं करना, मैंने पहला अनएडजस्टेड अमाउंट लिया, इसके अंदर सम कर दिए ये सारे के सारे कॉलम्स, जहां पे एडजस्टमेंट होगी वहां आ जाएगा, जहां पे नहीं होगी वहां नहीं आएगा। सबसे आसान तरीका है ये करेक्ट स्टेटमेंट बनाने का, और इससे एग्जामिनर के लिए मार्किंग बहुत अच्छी होती है। आपको पता है आपके स्टडी टेक्स्ट के अंदर, स्टडी हब के अंदर या आपके एग्जामिनेशन किट्स ने ये वाली स्ट्रैटेजी आपको क्यों बोली है, इसलिए बोलिए ताकि एग्जामिनर के लिए मार्किंग आसान हो जाए। अगर आप सेल्स के अंदर अंदर जा जाके करेक्शन कर देंगे ना तो आपकी मार्किंग होना बहुत मुश्किल है। तो अच्छी बात है कॉलम्स बना बना के कर लें। सेम फॉर्मूला नीचे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर रहा हूं। अच्छा, सेल्स आ गई मेरे पास, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई मेरे पास, तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस माइनस माइनस होता है 179 आ गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी सेम फॉर्मूला ऊपर वाला लगा देंगे, सब प्लस प्लस करके आ रहा है आपके पास, नीचे भी ऐसे ही कर देंगे। हाँ आ गया। अच्छा अब याद रखना यहां पे देखो लिख के दिया हुआ है डिविडेंड फ्रॉम रूपर्ट कंपनी। अच्छा देखो IAS 28 की अकाउंटिंग आपको याद है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाता है, डिविडेंड निकल जाता है। डिविडेंड याद रखना, डिविडेंड कोई रियल इनकम नहीं है, शेयर ऑफ प्रॉफिट रियल इनकम है। तो डिविडेंड हम कैश बेस अकाउंटिंग नहीं करते। तो IAS 28 के अंदर हमने हमेशा पढ़ा था कि डिविडेंड हटा देंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट डाल देंगे। तो ख्याल रखना ये गलती हो जाती है अभी हमसे, इसको भी माइनस करना है। डन। जब आप ये सारा काम कर लेंगे तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 179 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम जेवी माइनस मैंने एडजस्टमेंट जो की है डिविडेंड फ्रॉम रूपर्ट की, ये आ गया 21.6। एक बार ये आ गया आपके पास तो बाकी तो आपने काम वही करना है, सब कुछ कॉपी पेस्ट कर दें। मैं देखें कुछ भी नहीं कर रहा, 21.6 में से 3 निकाला 18.6 आया। फिर फॉर्मूला लगा देते हैं, टैक्स आ गया 18.6 इंटू 11 नेट किया 7.6 आ गया। ये क्या हो गई भाई, मेरी प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया, करेक्टेड प्रॉफिट आ गया, करेक्टेड प्रॉफिट। सही, एक बार करेक्टेड प्रॉफिट आ गया तो याद रखना यहाँ पे कंसोलिडेटेड पीएनएल खत्म नहीं हुआ। जूनियर अकाउंटेंट ने प्रिंसिपली गलत बनाया हुआ था क्योंकि इसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ आ रहा था प्रॉफिट्स एट्रीब्यूटेबल टू, ये तो लिखना जरूरी है। ओनर्स ऑफ parent company, owners of parent company and non-controlling interest, ये वाली चीज आना जरूरी है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के लिए मुझे वर्किंग करनी पड़ेगी, वर्किंग 2 कह लें या वर्किंग 3 कह लें इसको, और ओनर्स ऑफ पेरेंट कंपनी का नंबर निकल कर आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर के थ्रू। याद है हमने क्लास के अंदर हमेशा ये देखा हुआ है, बेसिक के अंदर भी पढ़ा हुआ है। यही 7.6 मुझे लाके यहाँ पे एलोकेट करना है बिटवीन NCI एंड ओनर्स ऑफ पेरेंट कंपनी। मैं NCI की बेटा एक वर्किंग बना रहा हूं क्योंकि NCI फुल सवाल तो था नहीं, बैलेंस शीट वाला सवाल तो था नहीं, तो मैं कुछ कर नहीं सकता ना, P&Ls गिवन है कि मैं जाके कुछ और करूं। मैं यहां पे NCI की ना वर्किंग बना रहा हूं, वर्किंग नंबर 3 नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अच्छा P&L पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वालों की फॉर द ईयर का शेयर निकालूं, यानी शेयर ऑफ NCI निकालूं, तो मेरे पास 3 सब्सिडरीज हैं, S1, S2 एंड S3, राइट। अच्छा देखो बेटा, इसमें जो सबसे पहली सब्सिडरी थी, सबसे पहली सब्सिडरी, वो सबसे पहली सब्सिडरी आप चल के याद करें, हमने सबसे पहली वाली सब्सिडरी 30 जून X8 को एक्वायर की थी। पहली सब्सिडरी हमने 30 जून X8 यानी साल के आखिरी दिन जाके एक्वायर की थी, तो उसका फॉर द ईयर का इम्पैक्ट तो कुछ भी नहीं है। तो यहां पे आके लिख देता हूं, अगर मैं शेयर ऑफ NCI तो इसका इम्पैक्ट 0 है। अगर S2 और S3 की बात करें तो S2 की बात करें जो कि क्रिस्टन कंपनी थी, तो क्रिस्टन कंपनी का साल का लॉस है 12 मिलियन का, साल का लॉस है 12 मिलियन का। तो ये 12 मिलियन का लॉस NCI को जाना चाहिए, हमारी 80% शेयर होल्डिंग थी, तो इसका मतलब उनकी 20% होती होगी। हम यहां पे इनको शेयर ऑफ लॉस अवॉर्ड करते हैं -12 का
20%, -12 का 20%, 2.4 आ गया, डन। अच्छा, एनसीआई को कोई और चीज भी देनी चाहिए क्या? हमको कोई और चीज भी देनी चाहिए? आप याद करें, क्रिस्टन कंपनी के केस के अंदर टोटल इंपेयरमेंट आई थी 25.6 की, उसमें से 19.6 तो खालिसतन रिलेटेड था पेरेंट कंपनी से, क्योंकि उसका ताल्लुक बनता था गुडविल से, लेकिन बाकी 6 मिलियन की इंपेयरमेंट दोनों पार्टीज के दरमियान बटनी थी, क्योंकि वो गुडविल से हट के थी। गुडविल तो प्रोपोर्शनेट गुडविल थी ना, इसलिए सिर्फ पेरेंट कंपनी को दिया, लेकिन बाकी सारी इंपेयरमेंट तो दोनों पार्टीज शेयर करेंगे 80-20। तो यहां पे आपको मैनुअली खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई इंपेयरमेंट का शेयर दे दें, इंपेयरमेंट शेयर ऑफ एनसीआई, दिस शुड बी 6 मिलियन का 20%। मैं यहां पे और 6 का 20% लेके आ जाता हूं, 1.2 मिलियन और आ गया यहां पे, डन। मेरे ख्याल से सब्सिडरी नंबर 2 से रिलेटेड तो और कुछ नहीं था, हमने दे दिया जो देना था। सब्सिडरी नंबर 3 की बात करें तो भाई सब्सिडरी नंबर 3 में आप चल के देखें तो 21 मिलियन के इनके प्रॉफिट्स थे, 21 मिलियन के प्रॉफिट्स थे। तो शेयर ऑफ एनसीआई के अंदर अगर हम आके देखें तो 21, और होल्डिंग कितनी थी भाई? हमारी थी 60%, हमारी थी 60%, तो उनकी कितनी होगी? 40%। तो 21 इंटू 40% मैंने इनको दे दिया। और अगर आप देखें तो एक शेयर बेस पेमेंट का एक्सपेंस आया था, शेयर बेस पेमेंट का एक्सपेंस आया था, और वो गालिबन था $3 मिलियन पूरा। तो इनका कितना शेयर बनेगा? शेयर बेस पेमेंट एक्सपेंस तो टोटल था 3 मिलियन का, इसका 20% इनको भी मिलना चाहिए, तो ये मिल गया इनको। जब आपने ये काम कर लिया तो मेरे ख्याल से और तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे। रूपर्ट कंपनी तो हमारी जेवी है, इसको तो इग्नोर कर दें। तो एनसीआई का शेयर कितना निकला? शेयर ऑफ एनसीआई टोटल, बोल्ड कर दिया, दिस प्लस दिस प्लस दिस, दिस दिस, और टोटल कर लूं इनका सबका, तो सबका टोटल कर रहा हूं भाई मैं। टोटल अगर हम करें 0.6 नेगेटिव, क्योंकि लॉस था इस कंपनी में, 7.8 पॉजिटिव, टोटल आता है 4.2। तो 7.6 में से अगर मैं करेक्ट हूं तो 7.6 में से 4.2 चला गया नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को, और भाई उसके बाद हमारे पास चला गया ओनर्स ऑफ पेरेंट कंपनी का कितना बचा? 7.6, सॉरी 3.4 मैंने बैलेंसिंग फिगर के थ्रू निकाल लिया। अच्छा, एक चीज मुझे दोबारा याद आ रही है, मुझे एक चीज जरा दोबारा याद कर लेने दें प्लीज। एक मुझे लग रहा है कि कहीं यहाँ पे हाँ देखिए, एक गलती मुझसे ही क्या हो गई कि देखिए यहाँ जो फॉर्मूला लगा हुआ है ना, ये गलत है। ये देखिए, यही मैं सोच रहा था, 2.5 का डिविडेंड था और उसमें से मैंने 2.5 का डिविडेंड हटा दिया, तो -2.5 नहीं होगा, मैंने गलती कर दी थी। ये होगा 0, इम्पैक्ट आएगा 0, डिविडेंड फ्रॉम रूपर्ट कंपनी का इम्पैक्ट 0 आएगा करेक्टेड स्टेटमेंट के अंदर। बाकी सब कुछ सही है। आप देखें, आपका ओनर्स ऑफ पेरेंट कंपनी का आंसर बिल्कुल 5.9 और 4.2 आ गया, और यहाँ पे चल के आपका पूरा सवाल कंप्लीट। मेरे हिसाब से अगर हम पूरी कंक्लूजन करें तो प्री पॉपुलेटेड स्प्रेडशीट का इतना बड़ा मसला नहीं है, यानी पेपर का बजाते खुद डिफिकल्टी लेवल ज्यादा ही एक मसला है, लेकिन बजाते खुद प्री पॉपुलेटेड स्प्रेडशीट की वजह से कोई मसला हो जाए, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। आई होप कि आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।